Hey everyone, I'm back, your friend Sahil Barui, again with one more video of Capital Gain। और मैं बता दूं ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल और तुम लोग उसको जाके देख लो, उसके बाद ही ये करो क्योंकि उस पे हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया था जिसमें हमने चार्जिंग सेक्शन 45(1) उसके एक्सेप्शंस, कैपिटल एसेट 2+14 उसके एक्सेप्शंस कर लिए थे, 45(2), 45(1)(a), 45(5), उसके बाद बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, इनके केस में कैसे होता है सी, फिर सेक्शन 48 उसके प्रोविजियो, सेकंड प्रोविजन सब कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आज उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे और आज आई मेक श्योर आई कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। मैं नहीं बोल सकता 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होगा, नॉट पॉसिबल। वी विल डू डिटेल्ड रिविजन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग उसके बाद से जस्ट स्टार्ट करते हैं। एंड पहला वीडियो देखो एकदम फ्लॉलेस गया था, उसी तरह ये वाला और फ्लॉलेस जाएगा एंड इट विल बी मक्खन, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन करने से नहीं होगा। जैसे मैंने हर वीडियो में बोला, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, यू हैव टू लुक एट द इलस्ट्रेशंस गिवन इन द मॉड्यूल ऑफ ICAI, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट बिगिन। तो आज हम लोग कुछ भी स्टार्ट करने से पहले रिवाइज तो नहीं करवा सकता क्योंकि वो तुम्हें देखना पड़ेगा, बट हम लोग सबसे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि दो टाइप के कैपिटल गेन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? हेल्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और शॉर्ट टर्म हो गए जनरली फॉर लेस देन 12 मंथ्स, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। बट ये जनरल डेफिनेशन होता है। उसी तरह कैपिटल गेन में भी दो टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जस्ट द मॉड्यूल इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज माय टीचर, अमेजिंग वन, मतलब ही इज जस्ट अमेजिंग। तो हाँ, तो दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मैं ये खोल के रखा हूं कि आई डोंट मिस एनी प्रोविजन और आई डोंट मेक एनी मिस्टेक्स बिकॉज टाइम इज प्रेशियस फॉर अस। तो हाँ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म? चलो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में दो सेक्शंस आते हैं, ठीक है। मैं तीनों सेक्शंस पहले दोनों सेक्शन बताता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो सेक्शन है, 112A एंड 112। अगेन लॉन्ग टर्म में दो सेक्शंस है, व्हाट आर दोस? 112A एंड 112। अब ये दो सेक्शंस में दो अलग अलग टाइप के एसेट्स को कवर किया गया है। 112A में दो टाइप के एसेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड, ठीक है, सिक्योर मतलब शेयर्स वगैरह जो हम लोग हेल्ड करके रखते हैं, और एक और आते हैं शेयर्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स। वापस बोलता हूं, 112 में दो चीज कवर्स है, शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स होने चाहिए। हमेशा याद रखना, यहां पे जो भी बात हो रहा है ना, मैं 112 बोलूं, 112A बोलूं, 111 बोलूं, हर जगह लिस्टेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो भी सिक्योरिटीज, जो भी यूनिट्स लेंगे, दे मस्ट बी लिस्टेड, ओके। तो 112 में आते हैं शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, दे मस्ट बी लिस्टेड, एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इसमें याद रखना STT कटा होना चाहिए। STT क्या है? STT मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उन्हीं शेयर्स, उन्हीं सिक्योरिटीज पे कटता है जो लिस्टेड है। तो लिस्टेड में तो STT कटने ही वाला है। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि STT कट होना चाहिए, मतलब वो शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए। दो चीज क्या आते हैं? शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इन पे जो हमारा रेट है, इट इज 10%। 112A में जो रेट है, व्हाट इज दैट? इट इज 10%, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, 112, 112A एंड 111, इन तीनों में 111 क्या है? 111 इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन। लॉन्ग टर्म में दो है, 112A, 112, और उस पे आता है 111 शॉर्ट टर्म पे। तुम समझ लो ना, बाप कौन है भाई? बड़ा बाप होता है, तो बाप में 112A और 112, और छोटा कौन है? शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में 111, ऐसे याद रखने का, ठीक है। ऐसे इजी रहते हैं। तो 112 में दो चीज मैंने बताया, शेयर्स एंड सिक्योरिटी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल ओरिएंटेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसपे STT कटा होना चाहिए। STT मतलब वो लिस्टेड शेयर होने चाहिए, और इनके ऊपर टैक्स रेट क्या है? फ्लैट 10%। अब यहां पे आता है गेम कि अगर हम लोग इनमें से कुछ भी सेल करते हैं ना, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि अगर मैंने सपोज 2 लाख के शेयर सेल किए तो मेरे को 2 लाख पे टैक्स भरना होगा। नहीं, यहां पे रेस्ट्रिक्शन है कि अप टू 1 लाख रुपीज मेरे को एग्जम्पशन मिलेगा। अगर मेरे 2 लाख
मेरे एफवीओसी है। एफवीओसी क्या है? एफवीओसी मतलब होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फर्स्ट वीडियो में बताया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब मेरे को कितना पैसा मिला, एक्चुअली मेरे को कितना रिसीव हुआ। तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है, वो अगर 2 लाख है, उसमें से हमेशा हमेशा 112 में अगर ये दो चीजें यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स जो लिस्टेड है, ये दोनों केसेस में हमेशा 1 लाख का लिमिट मिलेगा। 1 लाख के ऊपर अगर 10 रुपया भी है तो वो 10 रुपया टैक्स करेंगे, लेकिन 1 लाख तक देयर इज एग्जेम्पशन। उसके बाद मैंने क्या बोला? 112, 112A और 111 जो शॉर्ट टर्म का है, उन तीनों में बहुत सारी चीज नहीं मिलते। कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कोई चैप्टर 6A के डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, कोई रिबेट अंडर सेक्शन 87A कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, कुछ नहीं। मैं वापस बोल रहा हूं, कोई डिडक्शन नहीं, कोई रिबेट अंडर 87A नहीं, कोई भी एग्जेम्पशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A के डिडक्शन कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 112 में मेरे इतने ही थे, हाँ 112 में इतने ही थे। अब अगर मैं तुमको बताता हूं कि मैंने शेयर सेल किया और उससे मुझे 1 लाख का हाँ 1 लाख का मेरा एफवीओसी, मेरा कंसिडरेशन मेरे को मिला, तो टैक्सेबल अमाउंट तुम बोलोगे 1 लाख का 10%। अरे डैश, 1 लाख का 10% नहीं हो सकता, 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है। अगर मेरे को 1,60,000 के मिले या 1,90,000 के मिले, 1,90,000 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है और 90,000 रुपए टैक्स लगेगा 10%। ये है 112 में सिर्फ 2 सिक्योरिटीज ही कवर्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में भी मैंने एक बात बताया था कि 12, 24 और 36 वाले लिमिट्स है, ठीक है। तो 12 के अंदर मैंने बताया था जुस आता है, जुस क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। और ZUS से आता है लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो इनको अगर हम लोग 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो ये मेरे लॉन्ग टर्म बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सेल करते हैं, ठीक है, ये लिंक करने पड़ेंगे हर चीज को, हर एक चीज से, नहीं तो कुछ तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज इंटरलिंक्टेड। जैसे कैपिटल गेन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी, ठीक है। जैसे वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि एनहांस कंपनसेशन जब मिलता है तो उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है अगर लेट मिला हम लोग को, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट IFOS में जाता है, लेकिन उसके 50% डिडक्शन मिल जाता है, 50% ही IFOS का इनकम बनेगा, 50% विल बी ओनली टैक्सेबल, ठीक है। तो जस्ट नॉट गोइंग अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक। तो 112 कंप्लीट हो गया। 112 में वापस से फट से रिपीट करता हूँ, 2 चीज के ऊपर है, 2 चीज के ऊपर है, लिस्टेड सिक्योरिटी जिस पे STC कटा होना चाहिए, ठीक है, लिस्टेड शेयर जिस पे STT कटा होना चाहिए, और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। और इस पे टैक्स रेट क्या है? 10% फ्लैट। लेकिन इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि 1 लाख तक का एग्जम्पशन है। उसके बाद 112 में आते हैं। 112 में क्या आता है? ये 2 चीज जो 112 में शेयर्स और इक्विटी और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इन दोनों को छोड़ के कोई भी चीज आता है वो आ जाएंगे मेरे 112 पे। अगर इनको सेल करेंगे तो सीधा 20% मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 110 में कितने थे? 112 में कितने थे? 112A में कितने थे? 10%। 112 में कितने? 20%। ऐसे याद रखने का, ठीक है। अब इस पे भी मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया स्टार्टिंग में कि 112 हो, 112 लॉन्ग टर्म वाले, ये दोनों लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म में 111 हो। इन सब पे कोई भी एग्जाम्पशन, कोई भी चैप्टर 6A के डिडक्शन, कोई भी रिबेट वगैरह घंटा भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इस पे एक ट्रिक है कि मेरे जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है ना, उनको छोड़ के उनको छोड़ के बाकी सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह जो इशूड है, ठीक है, एंड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर बता देता हूं। जीरो कूपन बॉन्ड वो होता है विच आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज एक जीरो कूपन बॉन्ड जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए है, गवर्नमेंट बोला ये हम लोग 5 साल बाद रिडीम करेंगे, आज तुमको हम लोग डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 80,000 दे रहे हैं, बट जब 5 साल हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू हम लोग ने अभी डिटरमाइन करके रखा है 1 लाख रुपए, वो तुमको दे देंगे। तो इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट होता है, वही जीरो कूपन बॉन्ड होता है। इशूड एट डिस्काउंट 80,000 और रिडीम्ड एट पार जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज 1 लाख। इसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो इन दोनों पे ना हमें डायरेक्टली, हम लोग को डायरेक्टली 20% नहीं बोला कि 20% कटेगा, नहीं, इन दोनों पे हमेशा हम लोग को ऑप्शन दिया गया, या तो तुम 20% का ऑप्शन ले लो विद इंडेक्सेशन, जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसको तुम इंडेक्सेशन अप्लाई कर लो, ठीक है। इंडेक्सेशन क्यों लगेगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गए ना, तो इंडेक्सेशन लगेगा। जहां जहां लॉन्ग टर्म वहां इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म में क्या घंटा इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म में तुम क्या इंडेक्सेशन लगाओगे? जो एसेट शॉर्ट टर्म के अंदर गिरता है, लेकिन जो एसेट लॉन्ग टर्म के अंदर गिरते हैं उस पर इंडेक्सेशन लगने वाला है, ठीक है। कॉमन सेंस थोड़ा वी विल हैव टू यूज, क्योंकि मैंने ये सारे गलतियां की है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू
I make more mistakes in every single subject, even in tax, than an average person. अब तुम बोले ये साला क्या रिवीजन वीडियो बना रहा है, बेस्ट, ठीक है, बट द फैक्ट इज कि मैं उन मिस्टेक्स को करता हूँ, दोहराता हूँ, सही करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके भी जब मैं रिपीट करता हूँ ना, तो मेरे माइंड में बैठकर तुम लोग भी वो गलती करने से बचोगे अगर तुम लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे। एंड प्रोविजन जब जाएंगे ना, वो सब चीज क्लिक करते कि हाँ यार ये चीज था, अरे हाँ मैं कहीं सुना था ये चीज, ये गलती नहीं करने का है, तो ये सारी गलती को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे आज, अब फटफट होंगे, बस मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, इनिशियल्स है ना। तो हाँ, तो 112 में क्या टैक्स रखते हैं 20%, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड और अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज, शेयर्स को छोड़ के और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वाले उनको छोड़ के जो अदर सिक्योरिटीज है और जीरो कूपन बॉन्ड पे मेरे को ऑप्शन मिला, या तो तू 20% ले ले विद इंडेक्सेशन, या फिर तू 10% ले ले, टैक्स दे दे विदाउट इंडेक्सेशन। उसके बाद एक और आता है इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है, मेरे को 10% पे ही टैक्स देना पड़ेगा और उस पर कोई भी इंडेक्सेशन अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो 112 वापस बताता हूँ, 112 में दो सिक्योरिटीज, लिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो क्या है, 1 लाख का लिमिट मिलेगा और टैक्स रेट क्या है 10%। 112 में क्या है, उन दोनों को छोड़ के बाकी जितने सिक्योरिटीज है वो सारे, या बाकी जितने एसेट्स है वो सारे इधर आ जाएंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह जो होगा सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स रेट क्या है 20%, लेकिन इस पे ऑप्शन दिया गया है किसको, अदर सिक्योरिटी डिवेंचर बॉन्ड, उन दोनों सिक्योरिटीज 12 की सिक्योरिटीज को छोड़ के इन यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है उनको दिया गया है ऑप्शन। एंड उसके साथ साथ ऑप्शन किसको दिया गया है, जीरो कूपन बॉन्ड वाले जो होल्डर है उनको ऑप्शन दिया गया है कि तुम या तो 20% ले लो विद इंडेक्सेशन, 20% हो तो इंडेक्सेशन अप्लाई कर लो, या फिर 10% दो विदाउट इंडेक्सेशन, टैक्स रेट कम है तो बेनिफिट भी कम देंगे, ठीक है। अब तुमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर एक फॉरेन कंपनी का शेयर्स हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, उस केस में इट्स फ्लैट 10% विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। बहुत सिंपल है, एक दो बार सुनोगे, एक दो बार पढ़ोगे, एवरीथिंग विल बी मक्खन, बिकॉज आई एम टेकिंग इट एंड योर एफर्ट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो गए लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म में 112A और 112, वापस से दो सिक्योरिटीज इधर थे, यहाँ पे उन दोनों सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सब 20% यहाँ पे उन दो सिक्योरिटीज पे, और 1 लाख का लिमिट, और यहाँ पे सॉरी 10% का ये, और 1 लाख का लिमिट, और यहाँ पे 112 में 20% का लिमिट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 111 क्या है, मैं बोला बाप बाप होता है, 112 शॉर्ट टर्म हो गया, 112 में शॉर्ट टर्म हो गया, उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आता है 111। तो 111 के अंदर 112A जो था ना वही 111A है, सॉरी 111A, 111 बोल के कोई सेक्शन नहीं है, 111A, ठीक है। 111A में क्या आते हैं, वही दो सिक्योरिटीज जो उस पे आते थे, किस पे, 112 पे, शेयर्स जो लिस्टेड होने चाहिए, जिसपे एसटीटी कटा होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज क्या आता है, यूनिट्स, जो वहां पे यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वो यहाँ पे भी आते हैं इक्विटी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये दोनों भी आते हैं। अगर इनको शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं तो फ्लैट 15% का हम पे ये लग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि हम लोग को 1 लाख का लिमिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा, कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फ्लैट 15% लग जाते हैं। यहाँ पे कोई 1 लाख का लिमिट मत देना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में सेल किया तो कोई 1 लाख का लिमिट नहीं है, सीधा 15% जो भी वैल्यू आएगा उस पर बैठा देना है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12 मंथ सब लोग होल्ड करके रखे, उसके बाद ही बेच दिए, 12 महीने के अंदर ही हम लोग उसको बेच दिए हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म में एक और चीज आता है, अब तुम सोचो, ये दो तो यहाँ कवर हो गए, जैसे लॉन्ग टर्म में वो दो चीज कवर थे, उसको छोड़ के बाकी सब 112 में कवर थे। यहाँ पे 111 बोल के कोई सेक्शन ही नहीं है, 111A है जिसपे दो सिक्योरिटीज कवर्ड है, शेयर्स एंड ये यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसपे 15% का टैक्स रेट है विदाउट एनी 1 लाख का लिमिट। नॉर्मल सा बात है, क्यों दे भाई 1 लाख का लिमिट, तो भाई खरीद के बेच रहा है, स्कैल्पिंग जैसा ही हो गया। स्कैल्पिंग इज फट निकलना टाइप ऑफ, ठीक है। जिसको स्कैल्पिंग नहीं पता, तिल लेने गया, ठीक है, 15% फ्लैट मारने का अपने को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 111 बोल के कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। ओ भाई है नहीं, वैसे मैं ऐसे ही देख रहा था, अभी अच्छा लग रहा वीडियो, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मैं बोला था यहाँ पे 111 बोल के कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी एसेट जो लोग शॉर्ट टर्म में बेच दिए, जैसे वो लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट टर्म के अंदर बेच दिए, कोई भी अदर चीज शॉर्ट टर्म के अंदर बेच दिए, ठीक है, लैंड बिल्डिंग जो भी आते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स वाले केस, 12 मंथ्स के नीचे, 12 मंथ्स के नीचे तो जीरो कूपन बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह ही आते हैं, ठीक है। हाँ, जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह बेच दिए 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है, या लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिए शॉर्ट टर्म के अंदर। तो
यहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफिक टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को बोला ये जो भी तेरा कैपिटल गेन आया इसको इंक्लूड करो उधर पे, और नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से जैसे हम लोग अपना इनकम निकालते थे उसी तरह वहां पे ऐड करके हम लोग नॉर्मल इनकम निकालेंगे। अब आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग। अब समझो हम लोग को ना एक अनयूटिलाइज एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? अनयूटिलाइज एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब ये है क्या? 112A, 112, 111A, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ठीक है, दो सिक्योरिटीज 112A में, उसके सिवा बाकी सब 12 में, और यहाँ पे 111 में भी दो सिक्योरिटीज, और बाकी जो सब नहीं है वो सब नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चलेगा, कोई सेक्शन नहीं है इसके लिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 112A, 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में सिर्फ 111A के केस में हम लोग को अनयूटिलाइज एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है। अब ये अनयूटिलाइज एग्जम्पशन लिमिट है क्या? अरे वो पेन का कैप बार बार निकल जा रहा है। अब ये है क्या? अब मैं तुमको समझाता हूँ। ये आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल इट विल बी मतलब एकदम मक्खन। दिस सेम एग्जांपल इज माय बुक। ठीक है, सपोज मैंने 4,20,000 तक के, ठीक है, हाँ सपोज मैंने 4,20,000 तक के, ठीक है, अपने जो भी सपोज मेरा टोटल इनकम इस साल का 4,20,000 है, जिसमें से मेरे कैपिटल गेन, ठीक है, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, 112 या 111A, इन तीनों में से किसी भी टाइप के कैपिटल गेन आए हैं, दैट इज सपोज करो 2.6 लाख। कितने मैंने इनकम है? 4,20,000 मेरा टोटल इनकम है, जिसमें से 2,60,000 तक का मेरा ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। ठीक है, तो 4,20,000 माइनस पहले 2,60,000 करो, तो मेरे एक्चुअल इनकम जो इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटा दे तो मेरा एक्चुअल इनकम सिर्फ 1,60,000 है। और अगर हम लोग नॉर्मल टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, 115 BSE में नहीं जाते, तो हम लोग का लिमिट क्या है? 2,50,000 माइनस 2,50,000, तो 90,000 मेरे पास बचते। मैं वापस बता दो, 4,20,000 मेरा इनकम है, ठीक है, और उसमें से उसका एक 4,20,000 मेरा इनकम है, उसमें से दो बाइफर्केशन है। एक मेरे नॉर्मल इनकम, बाकी सब अंडर दी हेड अदर इनकम के अंदर हेड आया, कोई PGPP वगैरह के अंदर आया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आया। बाकी जो 4,20,000 में से 2,60,000, ठीक है, 4,20,000 में से 2,60,000 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इसको बाइफरकेट करेंगे। तो बाइफरकेट करने के बाद क्या आया? 4,20,000 में से 2,60,000, अगर 4,20,000 में से मेरा 2,60,000 लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो बचा हुआ पोर्शन क्या है? 1,60,000। अब ये 1,60,000 इसको बता दे, ये तिल लेने गया, ये पूरा ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन था सब तिल लेने गया, इसको देख, 1,60,000 आया। अब ये 1,60,000 मेरे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, 2,50,000 के अंदर है। यस, कितना फर्क है? माइनस 2,50,000 करेंगे तो 90,000, 1,60,000 और 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बीच में 90,000 का गैप है। तो ये जो 90,000 का गैप है ना, ये हम लोग को एडवांटेज मिलेगा और हम लोग को बोला जाएगा कि तू जो तेरा 2,60,000 का कैपिटल गेन आया था उससे माइनस कर ले। तो जो तेरा टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा ना, दैट विल ओनली बी 1,70,000 रुपीज। ठीक है, एंड इसके ऊपर हम लोग 20%, 15% या 10%, 20% 112 के अंदर, 112A के अंदर 10% या 111 के A के अंदर 15% का एप्लीकेबल करेंगे। वापस बोलता हूँ, 4,20,000 है टोटल इनकम, उसमें से 2 लाख, सपोज एक नया एग्जांपल लेते हैं, 4,20,000 है, ठीक है, 4 लाख मेरा इनकम है, उसमें से 2 लाख मेरा कैपिटल गेन है और 2 लाख मेरे नॉर्मल इनकम है। इसको भूल जाओ, 2 लाख नॉर्मल इनकम है, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है। कितना अंदर है? 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहता है और मेरा ये तो नॉर्मल इनकम अदर देन कैपिटल गेन कितना है? 2 लाख। तो डिफरेंस कितने का है? 50,000 का। ये 50,000 पकड़, अब इसको खींच के लेके आ। ये मेरे कैपिटल गेन कितने थे? 2 लाख। इसको माइनस कर, 1,50,000 के मेरे कैपिटल गेन आए। अब ये 1,50,000 का जो कैपिटल गेन आया, इस पे या तो 10% या 15% या 20% एज द केस में भी हम लोग परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। और तुम सोचोगे इस पे 1 लाख माइनस करेंगे अगर वहां पे वो रहा, तो मैं बोलूंगा नहीं करेंगे। क्यों? समझो, क्योंकि ये अगर मेरा ये जो 2 लाख रुपीज आया, अगर 112 से आया है तो इसका मतलब मेरा इनकम 3 लाख होगा
उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख। मैंने बताया था 12A के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख का डिडक्शन देते हैं, वो 2 सिक्योरिटीज के केस में देना ही पड़ता है। तो 3 लाख से 2 लाख का इनकम आ गया, ठीक है। दिस इज द क्रक्स। इससे कंप्लीट होता है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या होता है, थोड़ा टाइम लगा बट मक्खन हो गया होगा। ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो मतलब तुम एक बार इस वीडियो में एक बार लिख लोगे ना उस चीज को, बहुत अच्छे से जाएगा, मतलब बहुत स्मूथली जाने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। सेक्शंस के ऊपर है, हमने लास्ट टाइम 45(5) कर लिया था, ठीक है। 45(5)A भी कर लिया था, 45(I)A भी कर लिया था, जो डिस्ट्रक्शन के टाइम में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, उसको भी हम लोग अपना कैपिटल गेन के अंदर ही मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत जन, मैंने पता है अभी तक टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि बहुत जन जानबूझ के आग लगा देंगे और कैपिटल गेन रिकवर करना चाहेंगे। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट वांट टू ड्रिंक सम वाटर। यस, तो लेट्स कंटिन्यू वंस मोर। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था, हाँ मैंने प्लानिंग बता दिया था इंश्योरेंस क्लेम वाला क्यों ऐसा होता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 50C। सेक्शन 50C ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेम कॉन्सेप्ट ना 43CA ऑफ IFOS में भी काम आएगा, ठीक है। अब जिसका IFOS नहीं किया, इतना चाप लेने का कुछ है ही नहीं भाई, मतलब जब करोगे तब सब लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिस भी सर से पढ़ोगे फिर ऑटोमेटिकली लिंक एवरीथिंग, ठीक है। अब सेक्शन 50C इज टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 50C किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 50C इज टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो मैंने रीसेंट गलती किया था IFOS के सम करते टाइम, ठीक है। यहां पे क्या होता है, सपोज तुम करो कि मेरा एक प्रॉपर्टी है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ना FMV नहीं होता, उसको SDV बोलते हैं। FMV को ही SDV बोलते हैं। SDV क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो गवर्नमेंट बताता है कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल दाम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, और मैंने 1 करोड़ 25, सपोज 1 करोड़ 20 लाख लिया, तो ठीक है भाई, मैंने अपने प्रॉपर्टी से ज्यादा दाम लिया, उसको टैक्स कर देंगे, 1 करोड़ 20 लाख को ही मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन अगर मेरा सपोज 1 करोड़ रुपया SDV है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जो गवर्नमेंट बता के रखा है, और मैंने सिर्फ 50 लाख रुपीस चार्ज किया। इसमें कुछ कंडीशन है, लेकिन अभी के लिए मैं बता के रखता हूँ क्या कंडीशन, हम लोग जस्ट अभी आने वाला है, लेकिन एक बता के रखता हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपया मेरा ये है, ठीक है, और मैंने उससे सिर्फ 50 लाख रुपया चार्ज किया, तो मेरा जो सेल कंसिडरेशन है जो मेरे को मिला, इट्स 50 लाख एंड SDV इज 1 करोड़। तो हम लोग 1 करोड़ लेंगे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे ट्रिक आता है, इसको बोलते हैं बफर। अब तुम समझो, ऐसा हो सकता है ना कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे को कोरोना के टाइम में बहुत दरकार था प्रॉपर्टी का, पैसा का मारा मारी था, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मैंने सपोज चल, हाँ मैंने 1 करोड़ का, मैंने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचा, ठीक है, बट गवर्नमेंट बोल रहा है तेल लेने क्या, इस प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। मैं बोला यार 5 लाख रुपए का ही तो फर्क है, SDV 1 करोड़ 5 लाख है, मैंने 1 करोड़ लिया। अरे भाई 5 लाख वो नहीं दे रहा था, कोरोना का टाइम है भाई, क्यों देगा वो, झमेला, मतलब सबका पैसे का दिक्कत था, मेरे को भी चाहिए था, उसने भी बार्गेन नहीं किया, मेरे को भी जरूरत, उसने बार्गेन किया और मेरे को लेना था तो मैं दे दिया। गवर्नमेंट बोला मेरे को नहीं पता, फिर मैं कोर्ट के पास गया, कोर्ट बोला, फिर इनकम टैक्स को ये चीज समझ आया और उन्होंने निकाला कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। बफर मतलब क्या होता है, एक रेंज दिया जाता है, रेंज, ठीक है। जैसे अपने में भी रेंज होता है ना, जैसे अपने स्कूल में रेंज होता था कि 90+A+, 80+A, 70 to 80B, ठीक है, फिर 60 to ये C। मैं हमेशा F वाले कैटेगरी का था भाई, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बहुत मुश्किल से चिंदी 40-41% ला के पास हुआ हूँ, बाकी छोड़ो, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा मैं अपना। तो नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे सीरियसली मत लेना, लेना है तो ले ही लो, कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा था कि हाँ, अब मैंने सपोज 1 करोड़ पे प्रॉपर्टी बेचा, उसका SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख था। मैं गवर्नमेंट को बोला यार इतना तो चलता है यार, 10 लाख का 1 करोड़ 5 लाख था, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और मैंने 1 करोड़ पे बेचा, तो मैं गवर्नमेंट को बोला इतना तो चलता है यार, तुम समझो 5 लाख का बार्गेन किया, इतना दिक्कत का टाइम था, मेरे को भी लैंड बेचना था, मैंने दे दिया। गवर्नमेंट बोला ठीक है, तुम अपना एक्चुअल कंसिडरेशन जो है ना 1 करोड़, उसका 110% देखो। अब तुम बोलोगे 110% क्यों, ये जो 10% दिया ना, 10%, दिस इज द बफर अमाउंट, की अगर इसके अंदर या इस तक मेरा SDV, इसके अंदर या इस तक मेरा SDV रहा, तो मेरा जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो माना जाएगा कि हाँ भाई इतना तो मार्केट में ऊपर नीचे चलता है, जो तेरा एक्चुअल कंसिडरेशन है उसको ही FBOC ले ले। लेकिन अगर
मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन को 110% करके यहाँ लाए और मेरा एसडीवी इसके अंदर या इस तक फॉल नहीं कर रहा है, इसके बाहर फॉल कर रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई मैं तेरे को 10% का मार्जिन दिया बीच का, उस पर भी तेरा फॉल नहीं कर रहा, तेरा एसडीवी उससे ज्यादा है, तो कुछ ढोल कर रहा है, तू ब्लैक मनी ले रहा है, मेरे को नहीं पता तू जेन्युइन है, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बोलेगा टिल्ले नहीं गया सब। गवर्नमेंट बोला कि अगर 110% कर और तेरा एसडीवी यहां पड़ा बीच में या यहां पे, तो ठीक है, तेरा एक्चुअल कंसिडरेशन को मान लेंगे एफबीओसी। लेकिन तू 110% क्या यहां आया और तेरा एफबीओसी यहां है, बाहर है, बाहर इस तक भी नहीं है, इसके बाहर है, यहां पे भी होगा, बाहर है ना, तो गवर्नमेंट बोला एफबीओसी एसडीवी लेंगे एज एफबीओसी। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, वीडियो पॉज करके। अगर मेरा 1 करोड़ का कंसिडरेशन था, ठीक है, उसका 110% कितना होता है, 1 करोड़ 10 लाख, और मैंने क्या बताया था कि 1 करोड़ 5 लाख एसडीवी था, तो मेरा एसडीवी, मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन उसका 110% 1 करोड़ 10 लाख, मेरा एसडीवी कितना था, 1 करोड़ 5 लाख उसके अंदर है, 1 करोड़ 7 लाख उसके अंदर है, 1 करोड़ 10 लाख उस तक है। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जैसे कि एसडीवी उस तक अगर रहेगा तो हम लोग हमेशा एक्चुअल कंसिडरेशन को कंसिडर करेंगे। 1 करोड़ 12 लाख हुआ, ठीक है, मेरा 1 करोड़ 10 लाख था 10% का बफर करने के बाद, और मेरा एसडीवी 1 करोड़ 12 आ रहा है, तो एसडीवी लेंगे, एसडीवी। अरे वो एक था ना एक वीडियो ऐसे, क्या कुछ तो हमें को पता नहीं, मेरे से नहीं होता वो। ठीक है, तो ये था 150 का मेन कॉन्सेप्ट बफर वाला। अब तुम समझो कि ऐसा भी हो सकता है भाई कि वो प्रॉपर्टी में भूत पिशाच है, मतलब मेरे को देख के तो फैन हो जाएगी, ठीक है, बट मैं क्या कर सकता है, भूत भी फैन हो जाती है, ठीक है। लेकिन सपोज कुछ रीजन के लिए भाई वो प्रॉपर्टी मैं बेच ही नहीं पा रहा, मतलब उसका प्रॉपर्टी का मैं मानता हूं कि एसडीवी 1 करोड़ 10 लाख है, ठीक है, बट डैश मैं उसको बेच ही नहीं पा रहा। वो कोई आदमी 80 लाख से ऊपर देने के लिए रेडी नहीं हो रहा, बोल रहा है मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे गाय भैंस चलती है, और नहीं माता है भाई, नहीं, यहाँ पे एरिया खराब है, यहाँ पे ये साहिल जैसा लड़का रहता है, सब लड़की उसके पीछे भागने लगती है, कोई कस्टमर आती नहीं मेरे ब्यूटी पार्लर में। मैं बोला अरे भाई ये तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास ये लोग जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफिसर एक वो इंसान होता है जो इस प्रॉपर्टी का सिर्फ स्क्वायर फीट के हिसाब से दाम नहीं देखेगा, उसके आसपास के एरिया को भी कंसीडर करेगा। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द, मतलब होता है ना कि उसका एस्टिमेटेड प्राइस अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द पर्पस विच लैंड इज टेकन, क्या होना चाहिए वो भी कंसीडर करेगा। तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है एसडीवी 1 करोड़ 10 लाख पर मैं 80 में बेच पा रहा हूं, और बफर कितना होता है 80 का 10%, 88 लाख, और मेरा 80 लाख एक्चुअल कंसिडरेशन 88 लाख आया, ठीक है, मेरा बफर, बट मेरा एसडीवी कहां गिर रहा है 1 करोड़ 10, तो बहुत बड़ा गैप है। हम लोग क्या बोले थे एसडीवी लेना, लेकिन मैं बोला मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे जेन्युइन केस है। तो मैं गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, वैल्यूएशन ऑफिसर को दिखाया, वैल्यूएशन ऑफिसर बोला हाँ ठीक है 80 लाख होना चाहिए, तो हम लोग 80 लाख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि नहीं बाबा 80 लाख तो नहीं है, इसका वैल्यू 1 करोड़ होना चाहिए, तो हम लोग 1 करोड़ लेंगे। एसडीवी के नीचे जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर बताएगा ना, हम लोग को वो लेना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोल दिया कि 80 लाख है तो 80 लाख लेंगे, अगर वैल्यूएशन 80 लाख है तो 80 लाख लेंगे, जो मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन था। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोला 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 लाख एसडीवी था, लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर बोले मेरे को 10 लाख का, वो मेरे को लगता है नुकसान है इस लोकेलिटी के कंडीशंस की वजह से, ठीक है। ये कुछ ऐसे बदमाश बच्चे रहते हैं जिसके लिए साहिल नहीं है, ठीक है, इनको पकड़ने वकड़ने के लिए, तो इस लोकेलिटी का थोड़ा भाव कम है, तो 10 लाख का गैप है, तो 1 करोड़ ही इसका वैल्यू आएगा, तो 1 करोड़ ही लेंगे। लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलते हैं 1 करोड़ 10 लाख, गवर्नमेंट पगला उगला है क्या, इस लैंड का वैल्यू तो 1 करोड़ 50 लाख है, मेरे को 80 लाख मिला, वो साला डैश बोलते हैं कि 1 करोड़ 50 लाख और एसडीवी 1 करोड़ 10 लाख है। मैं बोला तू तिल लेना, वैल्यूएशन ऑफिसर कौन है मैं नहीं चिंता, मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूंगा वापस, मतलब ऐसा वाला कंडीशन हो जाता है, वो होता है ना, वो एक मीम था। तो मैं वो 1 करोड़ 50 लाख बोला वैल्यूएशन ऑफिसर, मैं बोला तिल लेने जा, मैं एसडीवी लूंगा मैक्सिमम। हमेशा याद रखना मंत्रा इज वैल्यू कैन नेवर एक्सीड एसडीवी। जो भी वैल्यू लेगा या तो मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन रहेगा अगर बफर के अंदर स्टॉक किया, या वैल्यूएशन ऑफिसर बोल दिया कि एक्चुअल कंसिडरेशन ही होना चाहिए, या फिर मेरा जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोला दैट इज मोर देन एक्चुअल कंसिडरेशन बट लेस देन एसडीवी, तो वैल्यूएशन ऑफिसर का बात मान लो कि बेनिफिशियल है, एसडीपी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा मेरे को, वैल्यूएशन ऑफिसर जो कम वैल्यू बताया उस पर लेंगे। या वैल्यूएशन ऑफिसर अगर ज्यादा बोल देता है तो मैक्सिमम अमाउंट दैट वी कैन टेक एज एफवीओसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज
एस डी वी ओनली, मंत्रा यही है कि मैक्सिमम एस डी वी तक ही जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे दो चीज आते हैं कि एक चीज समझो ना, एस डी वी चेंज होते रहता है हर दिन नहीं होता, तो कुछ टाइम के बाद चेंज होते रहता है ड्यू टू वेरियस कंडीशंस, ठीक है। तो हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि मैंने अग्रीमेंट किया था 1 जनवरी को और मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया 1 मार्च को। 1 जनवरी को 1 करोड़ का एसडीवी था और 1 मार्च को 2 महीना बाद 1 करोड़ 10 लाख का एसडीवी था। हो सकता है मेरा बफर के बाहर चला जा रहा हूं, तो मैं गवर्नमेंट को बोला मैं तो 1 करोड़ भी दूंगा। गवर्नमेंट बोला मारेगा बेटा, सियाना बन रही से मामा, 2 महीने इधर नहीं चलता ये सब, ठीक है। ये खिदरपुर का लैंग्वेज है मामा। तो गवर्नमेंट बोला कि ये सब यहाँ नहीं चलता। गवर्नमेंट बोला कि अगर कुछ भी नहीं है, हमेशा एक जनरल केस याद रखना, जैसे हम लोग कॉस्ट पे पढ़ते हैं ना कि ऑफिस एंड एडमिन अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग उसको जनरल नेचर का ले लेंगे। पहले प्रोडक्शन लेते थे बट अब एज द टाइम पासेस हम लोग को जनरल नेचर का ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह कि हम लोग क्या करेंगे ना, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन जो एसडीवी रहेगा उसी को हम लोग अपना एसडीवी मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इन 3 मोड से एडवांस पेमेंट किया है, इन 3 ही मोड से अगर मैंने एडवांस पेमेंट किया है एंड दैट इज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, पेमेंट डेट ऑफ अग्रीमेंट के अंदर हुआ है और ये 3 चीज से पेमेंट किया, अगर इन 3 चीज से पेमेंट किया है तो गवर्नमेंट के पास मैं प्रूफ दिखा सकता हूं कि देख मैंने इस दिन ही अग्रीमेंट बना लिया था, तो मेरा जो अग्रीमेंट के दिन एसडीवी होगा उसी को मैं कंसीडर करूंगा। गवर्नमेंट बोलेगा ओके, तो ये 3 चीज क्या है, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यहाँ पे आईसीआई क्या घुमाता है ना, वो क्रॉस चेक देता है। क्रॉस चेक विल नॉट बी कंसिडर्ड, याद रखना, क्रॉस चेक विल नेवर बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो यही लॉजिक था कि डेट ऑफ अग्रीमेंट को नहीं लेते जनरली, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हैं, लेकिन अगर प्रूफ है इन 3 मोड पे पेमेंट किया है, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो मेरे पास प्रूफ है, तो ये मैं दिखा सकता हूं। ये हुआ सेक्शन 50C, इमूवेबल प्रॉपर्टी को पूरा एग्जॉस्टिव तरीके से कवर कर लिए 10 मिनट के अंदर, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा बट ठीक है। अब सेक्शन 51, सेक्शन 51 क्या बोलता है, एडवांस मनी फॉरफीटेड। एडवांस मनी फॉरफीटेड ऐसा हो सकता है ना कि मैंने किसी से एडवांस लिया, मैं वो बोला कि भाई मैं 1 मार्च को लैंड खरीदूंगा, मैं बोला मेरे को नहीं पता, तू आज 1 जनवरी को ही मेरे को पेमेंट कर दे, एडवांस कर। वो 1 तारीख को जाके बोला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं लूंगा लैंड। तो मैं बोला डैश, तुम समझ लो, तुमको जो भरना है भर लो डैश में, ठीक है। मैं बोला डैश, मैं भी तेरा जो तू मेरे को 10 लाख का एडवांस किया था ना, 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ का लैंड था, तू मेरा तो 10 लाख एडवांस कर 1 जनवरी को, तू 1 मार्च को खरीदता, पर तू 1 मार्च को नहीं खरीदा, इसलिए मैं तेरा एडवांस मनी फॉरफीट कर लूंगा, मैं वापस नहीं दूंगा। अब नॉर्मल प्रोविजन, आज के दिन का प्रोविजन क्या है, 1/4/2014, 1/4/2014 के पहले प्रोविजन अलग था, लेकिन अभी का प्रोविजन का बात करते हैं। अभी का प्रोविजन ये है ना, ये लोग ये तुम ये यहां पे भी पढ़ोगे, सेक्शन 28 पे भी तुम पढ़ोगे आईएफओएस के कि एडवांस मनी फॉरफीटेड, जो मेरे को 10 लाख का इनकम, जो 10 लाख का पेमेंट मिला वो मैं ले लूंगा और उसको वापस नहीं करूंगा। वो लैंड नहीं लिया तो मैं उसका पैसा मार लिया, तो उसके लिए मेरा दूसरा कस्टमर नहीं मिला ना, तो ये जो मेरा 10 लाख का इनकम है ना, ये मेरा आईएफओएस में चला जाएगा। अंडर सेक्शन 28 भी ये लिखता है कि अगर मेरा एडवांस मनी फॉरफीटेड, अगर मेरा एडवांस मनी फॉरफीटेड है ना, तो इसको हम लोग आईएफओएस का इनकम मान लेंगे। लेकिन 1/4/2014 के पहले का कोई अगर क्वेश्चन दिया है तो 1/4/2014 के पहले क्या करते थे, जो 10 लाख का इनकम मिला ना, सपोज मैंने उस लैंड को 50 लाख में एक्वायर किया था, अब जब मैं इसको बेचूंगा किसी और को तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 लाख का तो मेरा इनकम आया, तो इसको हम लोग रिकवरी ऑफ कॉस्ट जैसा मानेंगे। तो 50 लाख से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से 10 लाख माइनस करेंगे तो 40 लाख, इस 40 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे वापस। 1/4/2014 के बाद क्या है, जो पैसा मिला मेरा इनकम हो जाएगा आईएफओएस के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। 1/4/2014 के पहले क्या है, पहले ऑन भी हुआ तो वो आईएफओएस में जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या है कि अगर जो मेरे को इनकम मिला मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करेंगे सेल के टाइम पे, और उस पे इंडेक्सेशन माइनस करने के बाद इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 50CA, सेक्शन 50CA इज टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जनरली प्राइवेट कंपनीज की जो सिक्योरिटीज वे, ठीक है, ये सब सिक्योरिटीज जो अनलिस्टेड इन द मार्केट है उसका बात करता है। इसमें भी यही है कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का रहेगा वो ले लेंगे। अगर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू
1 लाख है और मैंने उसको उस शेयर्स वगैरह को, अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह को, अनकोटेड शेयर्स को 2 लाख पे बेचा है, तो मेरा 2 लाख होगा। अगर वहीं पे एफएमवी मतलब 1 लाख रुपया उसका फेयर मार्केट वैल्यू था उस शेयर्स का, अनलिस्टेड शेयर्स का बात हो रहा है, 50 CA टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड शेयर्स, उसका 1 लाख रुपया मार्केट वैल्यू था, लेकिन मैं उसको 50,000 में बेचा। तो मैंने क्या बोला था, जैसे यहाँ पे भी 50 CA में बोला, अगर सेल कंसिडरेशन इज लेस देन एसडीवी, वैसे ही अगर सेल कंसिडरेशन इज लेस देन, वहां पे बफर का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे कोई बफर वफर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मेरा सेल कंसिडरेशन में शेयर बेच के 1 लाख रुपया आता, लेकिन मेरे को मैंने सिर्फ 50,000 रुपया लिया है, गवर्नमेंट बोला 1 लाख रुपया, जो एफएमवी रहेगा उसको टैक्सेबल करेंगे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चैप्टर बहुत चिंदी, अब छोटे छोटे पॉइंट सब बहुत जल्दी कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम लोग ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़े थे, याद है मैंने बताया था कैपिटल सेक्शन 45(1) में कि प्रॉफिट ऑन गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। फिर हमने ट्रांसफर में पढ़ा था सेल, एक्सचेंज, बार्टर, फिर कंपलसरी एक्विजिशन अगर कर लिया, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारे का मैंने बताया भी था क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है ना जो गवर्नमेंट के पास ये केस गए और इनकम टैक्स को ये चीज रिकॉग्नाइज हुआ, और इनकम टैक्स ने बोला कि ये कुछ ऐसे केस है जहां पे ट्रांसफर हो रहा है एसेट, लेकिन हम लोग उसको ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली नेचर प्राइमा फेसाई ऊपर ऊपर से लग रहा है कि ट्रांसफर है, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली ट्रांसफर। सबसे पहला, अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है, एक एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर उसका पार्टीशन होता है तो पार्टीशन में एक लैंड का 4 भाग हुआ और 4 मेंबर्स को मिल गया, तो देख कैपिटल एसेट है, एक्सचेंज या ट्रांसफर हो रहा है, देख सेल नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है किसी और के नाम पे, तो कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट भी है, कैपिटल गेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। लैंड, जैसे लैंड अगर कैपिटल एसेट है, लैंड को ट्रांसफर किया तो कैपिटल एसेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा, पैसा थोड़ी मिल रहा है, कंसिडरेशन तो मिल ही नहीं रहा है, बस ट्रांसफर हो रहा है, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और उनके मेंबर्स को उनका लैंड का पोर्शन अलॉट कर दिया गया, तो पार्टीशन ऑफ एचयूएफ एंड अलॉटमेंट ऑफ सच पार्टीशन टू द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, उनके जो मेंबर्स को मिलेगा, दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। उसके बाद अगर, ठीक है, मैंने कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट किया किसी को, वो आईएफओएस में मत जाना, अगर किसी ने आईएफओएस पढ़ के आया, बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी हुए थे, इसलिए मैं बोला आईएस जब कैपिटल गेन पढ़ो तो कैपिटल गेन, सर ने भी यही बोला था मेरे कि जब कैपिटल गेन पढ़ो तो सिर्फ कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से सोचो, जब आईएफओएस की प्रॉब्लम सॉल्व करो सिर्फ, और दोनों मिक्स रहे तो दोनों को डिवाइड करो, जो कैपिटल गेन की प्रॉब्लम है उनको कैपिटल गेन की पर्सपेक्टिव से देखो, आईएफओएस के प्रॉब्लम को आईएफओएस के पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। अब यहां पे अगर एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, सब्सिडरी मतलब 100 WOS का फुल फॉर्म क्या है, होल्ली ओन सब्सिडरी। होल्ली ओन सब्सिडरी मतलब उसमें 100% शेयर होल्डिंग मेरा है, मैं और ये मेरा सब्सिडरी कंपनी, इस कंपनी को मैंने ये एसेट ट्रांसफर किया, ठीक है, मैंने इस कंपनी को ये एसेट ट्रांसफर किया, बट ये कंपनी में मेरा 100% होल्डिंग होना चाहिए, तो इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसी तरह अगर मेरे ये दो कंपनी थे, ठीक है, ये अमलगेट हो गए, देखो मैं 2 पॉइंट बता दे रहा हूं, अगर ये 2 कंपनी थे, ये अमलगेट हो गए और ये एक कंपनी बन गए, दैट इज मी, इन दोनों के एसेट्स भी मेरे हो गए, इनके डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स ना अलग है जो तुम पीजीबीपी में पढ़ोगे, सब मैं रिलेट कर दे रहा हूं कि तुमको अरे हाँ क्लिक कर जाए, ठीक है। डे वाइज डेप्रिसिएशन लेते हैं, ठीक है, मंथ वाइज नहीं लेंगे, डेज वाइज डेप्रिसिएशन लेंगे। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे ये वोडाफोन और आईडिया मर्ज हुआ, तो वोडाफोन आईडिया ये दोनों मर्ज हुए, बन के वीआई बने, तो इन दोनों के जो भी एसेट्स थे इंडिविजुअल, वो किसको ट्रांसफर हो गए, वीआई को। तो ये जो ट्रांसफर हुए ना, इसको ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन में इन्वॉल्व नहीं है और कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, बस ये दोनों मर्ज हुए, अमलगेट हुए, ठीक है, ये दोनों मर्ज करके एक नया कंपनी बना, ठीक है, अमलगेट होकर एक नया कंपनी बना, तो इसको ट्रांसफर के डेफिनेशन में लेंगे। वापस बोलता हूं, पार्टीशन वाला पढ़े, नॉट अगर मैंने अपने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया 100% होल्ड सब्सिडरी को, तब भी नहीं होगा, अगर मेरे सब्सिडरी ने मुझे दिया तब भी नहीं होगा, वाइसा वर्सा, ठीक है। अगर अमलगेट होता है तब भी नहीं होगा। अब एक कंपनी है, सपोज वीआई का एग्जांपल लेते हैं, वीआई टूट के आइडिया और वोडाफोन में वापस से बढ़ गया, तो इसके जो एसेट ट्रांसफर होंगे वो अल्टीमेटली इसी कंपनी के थे, और यही कंपनी का 2 भाग हो गया, यही कंपनी के 2 बच्चे हो गए, अब इन 2 बच्चों में प्रॉपर्टी का डिवीजन हो गया एसेट्स के, तो इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे। अमलगेशन के केस में, डिमर्जर के केस में,
होली ओन सब्सिडरी को अगर ट्रांसफर करे या सब्सिडरी मुझे ट्रांसफर करे एसेट, पार्टीशन के केस में, इन सारे केसेस में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसी को गिफ्ट करता हूं एक कैपिटल एसेट, अगर वैसे गिफ्ट कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। सपोज मैं इसको गिफ्ट किया, ये कैपिटल एसेट, ठीक है। सपोज मैं इसको गिफ्ट किया, ये कैपिटल एसेट, तो ये ट्रांसफर के डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है क्योंकि मैंने कोई कंसिडरेशन वगैरह कुछ नहीं लिया, तो ये इस गिफ्ट की तरह दिया तो इसके लिए एक्सक्लूडेड। लेकिन ये अगर किसी और को गिफ्ट देगा तब भी एक्सक्लूडेड है। लेकिन ये डैश, ये अगर ये इस एसेट को बेच देता है तुम लोग को अगर ये कैपिटल, मैं इसको ट्रांसफर किया तो गिफ्ट, लेकिन इसने अगर फॉर कंसिडरेशन तुम लोग को बेचा तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। और कॉस्ट क्या होगा, इसको तो मैंने फ्री में दिया तो इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट क्या होगा, तुम लोग को ये बेचा तो एफवीओसी अब माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये करेगा। सेक्शन 48 का फॉर्मेट याद करो, एफवीओसी लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट सेल कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते हैं। तो अगर इससे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ लगाया तो वो भी माइनस करेगा, प्लस इसके लिए तो कोई कॉस्ट लगा नहीं, तो तुमको ये जो बेचा उससे इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है तो पूरे अमाउंट पे कैपिटल गेन लगेगा। तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जो मेरे को कॉस्ट था, ठीक है। अगर यही चीज उसको मैं बेचता तो इसका कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता, लेकिन मैंने इसको बेचा नहीं, इसको गिफ्ट दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो टू द प्रीवियस ओनर, जो मेरे को कॉस्ट लगा वही इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारे एमलगेशन, डीमर्जर, होली ओन सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, होली ओन सब्सिडरी मेरे को ट्रांसफर किया, पार्टीशन सब बता दिया, झटझट हो रहे। देखिए ये सब स्टोरी जैसा है भाई, ये सब रटने का, इसके साथ ऐसा होता है, 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 नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है गुरु। तुम लोग का नहीं पता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो मैं स्टोरीज के हिसाब से ऐसे याद करके रखता हूँ, ठीक है, कि ये सब क्लिक रहते हैं। उसके बाद अगर तुम समझो मेरे पास एक बॉन्ड है, ठीक है, और वो बॉन्ड का यही था ना कि वो बॉन्ड बोला गया था तुम 1 साल तक मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा उस बॉन्ड पे, उसके बाद वो बॉन्ड को मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा दूंगा। तो एक बॉन्ड था, ठीक है, ये 2 साल बाद इस बॉन्ड या 1 साल बाद इस बॉन्ड को बोला एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इक्विटी शेयर्स। तो इस बॉन्ड को बेच के मेरे को 2 इक्विटी शेयर्स मिले, ठीक है। मैं बॉन्ड हूं, मेरे को बेचा तो 2 इक्विटी शेयर्स मिले, ये 2 इक्विटी शेयर्स। अब तुम बोलोगे भाई 2 इक्विटी शेयर मिले, एक बॉन्ड के बदले एक मिलना चाहिए था। नहीं भाई, इस बॉन्ड पे अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि तुमको 2 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे तो 2 इक्विटी शेयर्स ही मिलेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं है, यही बॉन्ड का 2 इक्विटी शेयर्स है, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं मानेंगे, ठीक है। बाकी सब चिंदी है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इधर है नहीं। हाँ वैसे अगर एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर थे उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तुम बोलोगे नेचर चेंज हुआ, कैपिटल एसेट चेंज हुआ, इसको भी हम लोग कैपिटल नहीं मानेंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के टर्म्स एंड कंडीशन में ही था कि हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो अगर एक प्रेफरेंस शेयर को हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, भले जितने भी इक्विटी शेयर्स हो, जितने टर्म्स में लिखे उतने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको भी ट्रांसफर के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने एक ही क्वेश्चन देखे इसके ऊपर, ज्यादा देखे नहीं, बट बहुत ईजी है, इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। सपोज मैं अपने एग्जांपल के लिए मैं बहुत अमीर बनूंगा भाई, 200-300 करोड़ का स्कैम करूंगा। तो सपोज तुम, हाँ भाई जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारा शादी वादी हुआ नहीं, हाँ चलो ना यार ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे शादी वादी हुआ नहीं, अब तुम बोले मैं अकेला रहता हूँ घर पे, मेरे पास ज़्यादा कुछ करना ही, भाई तुम लोग मत यार, तुम लोग सब सक्सेसफुली बनोगे। सिर्फ कोई एक बंदा एक्स करके ये डैश ये है, ठीक है, ये बोला कि भैया बैंक के पास गया, बैंक को बोला देखो भाई तुम मेरा घर को ना अपने पास रख लो, जब मैं मर जाऊं ना इस घर को बेच देना। बैंक बोला वाह 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 प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये बोला चुप चंपा, ठीक है चुप चंपा। तो ये बोलता है कि मैं तेरे को अपना घर तो दे रहा हूं, लेकिन जब तक मैं मरूंगा नहीं ना, तू मेरे को हर महीने एक कंसिडरेशन दे, जिससे मैं, क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं पाता, मेरे हालत में भी नहीं हो कि मैं कुछ कमाऊं। तो ये बैंक को बोला कि तू मेरे को हर महीने मेरे सर्वाइवल के लिए एक फिक्स अमाउंट का पैसा दे, और जब मैं मर जाऊंगा ये जो प्रॉपर्टी है तेरा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। इसको भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं मानेंगे कि तू समझ, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअली एक हाउस प्रॉपर्टी इसको दे दिया गया है, ओनर भले ही अभी तक ये है, जब ये मर जाएगा तो ये ओनर हो जाएगा, लेकिन इसको ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं मानेंगे कि बैंक इसको कंसिडरेशन पे कर रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर आता है, और इस पे ये बंदे को जिसने इसको मॉर्टगेज पे रखा, रिवर्स मॉर्टगेज पे रखा, रिवर्स मॉर्टगेज, रिवर्स क्योंकि पैसा मिल रहा है इसलिए रिवर्स मॉर्टगेज, ठीक है। मॉर्टगेज में हम लोग लोन लेते और इंटरेस्ट देते हैं, यहाँ पे कोई लोन वोन कुछ नहीं लिया गया, इसलिए रिवर्स मॉर्टगेज के केस में मैंने बैंक को बोला तो मेरा घर ले ले, जब मैं मर जाऊंगा तो तेरा ही घर तेरा, पर जब तक मैं नहीं मरता तब तक तू मेरे को कंसिडरेशन पे करेगा फॉर माई सर्वाइवल। तो ये होता है रिवर्स मॉर्टगेज, ये भी आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर है। ये ट्रांसफर के बाहर क्या क्या करते हैं
ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 47 में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक क्या होता है, बाईबैक का मतलब होता है कि मार्केट से कंपनी ने अपने शेयर्स को, जैसे टीसीएस बहुत अग्रेसिवली बाईबैक करता है, हर साल करता है। लास्ट टाइम मैंने देखा था 4500 पे उसने शायद बाईबैक किया था, जब उसके मार्केट प्राइस डाउन चल रहे थे 3900, 600 रुपए एक्स्ट्रा देके। मतलब समझ लो क्या कैश जनरेटिंग कंपनी, लिटरली टीसीएस इज अ वेरी ग्रेट कैश जनरेटिंग कंपनी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, नॉलेज दूंगा मैं बाद में, इसके ऊपर सोचता वीडियो बनाऊं, फिनेंस इन 2 मिनट्स, नहीं यार ठीक है छोड़ो, मैं बताता हूँ। हाँ, तो अगर बाईबैक किया, बाईबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी ने अपने शेयर्स को खरीदा और उस शेयर्स को खरीद के कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो मेरे को पैसा मिला, सपोज तुम्हारा कंपनी है, तुमने मेरे से बाईबैक किया, तो तुमने मेरे को मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से थोड़ा ऊपर प्राइस दिया, ठीक है। कम प्राइस दोगे तो मैं क्यों बेचूंगा, मार्केट में बेचूंगा। या तो तुम मार्केट से थोड़ा ऊपर प्राइस दो, वरना फिर भी तुम मार्केट से प्राइस दोगे तब भी मैं मार्केट में बेचूंगा। तो मार्केट से थोड़ा ऊपर अगर तुम प्राइस दोगे तो मैं तुमको बेच दूंगा। तो तुम लेके उस शेयर को कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करोगे, अपने शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करोगे, उसको घटा दोगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जैसा हो जाता है ये, ठीक है। इसको रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। तो अगर कंपनी बाईबैक करता है, अब यहाँ पे 2 केस है, इसका सेक्शन क्या है 46A, वापस बोलता हूं 46A। अगर एक फॉरेन कंपनी बाईबैक करता है तो मेरे को पैसा मिला, तो मेरा एफबीओसी क्या होगा, जितना मैंने शेयर्स उसको दे दिया, सेल किया, मेरे हिसाब से तो सेल ही हुआ, उसके लिए बाईबैक छोड़ना, मेरे लिए तो सेल हुआ, तो मेरा एफबीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर लंबे टर्म के लिए होल्ड किया है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया है, तो इंडेक्सेशन अप्लाई हो जाएगा, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लग जाएगा, लेस करेंगे, जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस वगैरह होंगे उसको भी लेस करेंगे, तो मेरा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एज अ केस में भी मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। नॉर्मल कंप्यूटेशन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि फॉरेन कंपनी के केस में यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर, और अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होगा, जब मेरे को वो शेयर अलॉट हुआ टिल द डेट ऑफ बाईबैक, उतने दिन का, उतने साल तक का मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, उसी बेस पे इंडेक्सेशन और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मेरा एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, मेरे डोमेस्टिक कंपनी जैसे टीसीएस ने, जैसे टेस्ला ने अगर बाईबैक किया, तो एफबीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी हुआ करके मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आ जाएगा। लेकिन अगर टीसीएस ने बाईबैक किया और मैंने शेयर बेचा, तो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनी टैक्स डिडक्ट करेगा मेरे से, टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो नेट सेल कंसिडरेशन होगा, ठीक है, वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, काट वाट के मेरे को पैसा देगा। तो मेरे पास जो पैसा आएगा ना, उस पर मेरे को वापस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उस पर ऑलरेडी टैक्स पेड है। जैसे उस वाले केस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे मेरे को टैक्स भरना था, यहाँ पे मेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे ऑलरेडी जो कंपनी है ना, उस पे ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट में डाला था कि अगर तुम बाईबैक करते हो और तुम डोमेस्टिक कंपनी हो, तो तुम अपने शेयर होल्डर्स को टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही दोगे। ये टैक्स जो डिडक्ट करेगा, इसका सेक्शन है 15QA, हाँ सेक्शन 15QA। और मेरे को उसका 23 पॉइंट समथिंग है, मेरे को वैसे याद नहीं रखता। देख, टैक्स का जो अमाउंट है ना, वो कितना डिडक्ट करेगा, दैट इज 20% प्लस 12% प्लस 4% HEC, दैट इज 23.926, उल्टा दिख रहा है, लैटरल इन्वर्जन। छोड़ दो, साइंस का कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर था। छोड़े यार, कॉमर्स पढ़ते हैं अभी, सीए कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अगर फॉरेन कंपनी है उसको टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नॉर्मल कंप्यूटेशन होगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी करता है तो वो सब कुछ काट वाट के 15QA के अंदर टैक्स काटेगा, 20% प्लस 12% प्लस 4% करेगा, तो 23.296 आएगा, 296% का टैक्स डिडक्ट करेगा बाईबैक अमाउंट पे। तो अगर मेरा एफबीओसी, ठीक है, सपोज 1 लाख रुपया है, माइनस करेगा 23.296%, तो मेरे को 76,704 रुपीज ही मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। सब टैक्स डिडक्ट करने के बाद सिर्फ 76,704 रुपीज ही मिलेगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ 46A बाईबैक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाईबैक का कॉन्सेप्ट हो गया ये, मैं स्लम से लास्ट पे कराता हूं। उसके पहले मैं सेक्शन 54 के कुछ डिडक्शंस है जो हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 54 के कुछ डिडक्शंस क्या है? सेक्शन 54 में बोलता है कि अगर तुम एक कैपिटल एसेट सेल करते हो और वो जो सेल करने के बाद कैपिटल गेन आया, उससे तुम एक जगह पे इन्वेस्ट करते हो, स्पेसिफाइड जगह, जो इन सेक्शन 54 के अंदर, सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F, इन सारे में जो सब जगह लिखा है, वहां पे अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तुम्हारे उतने अमाउंट जितना तुम इन्वेस्ट करोगे। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, मैं ये रिपीट नहीं करने वाला, ध्यान से सुन।
अगर मेरा कैपिटल गेन 5 लाख का था और मैंने 5 लाख रुपया जहां पे गवर्नमेंट बोला वहां पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो 5 लाख रुपया एग्जैम्प्ट, कोई कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर मेरे 5 लाख रुपया कैपिटल गेन था और मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। जितना तुम कैपिटल गेन का पोर्शन इन्वेस्ट करोगे उतने पे टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ना, उस पे टैक्स लगने वाला है, ठीक है। हाँ, और अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 5 लाख का था लेकिन तुमने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो कैपिटल गेन से 5 लाख का प्लस 5 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, तुम बोलोगे मैंने 10 लाख पे इन्वेस्ट किया स्पेसिफाइड जगह पे, तुमने बोला था, गवर्नमेंट बोला नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन दैट विल बी गिवन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, या फिर इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। तुमने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 3 लाख देंगे, 5 लाख का गया 5 लाख देंगे, 10 लाख का गया लेकिन 5 लाख ही देंगे जितना तक तुम्हारा कैपिटल गेन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 के अंदर सेक्शन 54 क्या बोलता है? सेक्शन 54 बोलता है कि अगर तुमने एक लॉ, देखो याद रखना, सेक्शन 54 में LRHP है, सेक्शन 54 में क्या है? LRHP। ये 10 मिनट के अंदर ना मैं वो कंप्लीट कर दूंगा और लास्ट 5 मिनट लगेंगे, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 54 10 मिनट में 54 हो जाना चाहिए। सेक्शन 54 के अंदर क्या? सेक्शन 54 में LRHP है, ऐसे याद रखो। सेक्शन 54 में क्या है? LRHP मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म, LR लॉन्ग, L से हो गया लॉन्ग टर्म, रेसिडेंशियल R से, HP मतलब हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उससे हम लोग कैपिटल गेन होगा। याद करो, ट्रांसफर के डेफिनेशन में फॉल किया, कैपिटल एसेट भी है, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। उस कैपिटल गेन को अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहां इन्वेस्ट करते हैं? अगर हम लोग उससे एक परचेज करते हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो बोलेगे लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल बेच के लॉन्ग टर्म क्यों? अरे भाई, वो लॉन्ग टर्म तब होगा जब तुम उसको खरीद के लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे, तब ना वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा। तुम खरीदो तुम ऐसे ही बोल दोगे मेरा इंटेंशन है लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, ऐसे थोड़ी होता है। तो अगर सेक्शन 54 में क्या है? LRHP लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर तुम सेल करते हो, ठीक है, उससे तुमको कैपिटल गेन होगा। उस कैपिटल गेन से, उस जो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है, अगर तुम उसको री इन्वेस्ट करते हो इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो तुमको वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उतने अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या जितना तुम इन्वेस्ट करोगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। अब कंडीशन ये है कि अगर तुम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद चुके हो, बेचने के 1 साल पहले, सिर्फ 1 साल पहले अगर तुमने खरीदा है, सपोज तुमने कैपिटल 50 लाख का कैपिटल गेन में और तुमने 1 साल पहले, इस साल बेचा 50 लाख का कैपिटल गेन में और लास्ट ईयर तुमने एक 50 लाख का हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था, तो ये पूरा 50 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 30 लाख का खरीदा था तो 50 में से 30 लाख का एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 20 लाख टैक्सेबल होगा। वहीं पे अगर तुमने खरीदा नहीं है पर अभी खरीद लोगे 2 साल के अंदर, क्योंकि घर खरीदना मुका बात नहीं होता, जाके खरीद लिया ऐसे नहीं होता, टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट बोला तुमने जिस दिन कैपिटल एसेट बेचा वहां से 2 साल तक तुमको टाइम देंगे। अगर तुम खरीद लेते हो एक नया हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो एग्जाम कर देंगे, या वहां से 3 साल तक का टाइम मिलेगा कि तुम 3 साल के अंदर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लो। 3 पार्ट है, तुमने 1 साल पहले खरीद के रखा था तो वहां पे तुमने, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, या तुम 2 साल के अंदर खरीद लो जहां तुमने बेचा वहां से 2 साल के अंदर, या जहां तुमने बेचा वहां से 3 साल के अंदर तुम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो, तो हम लोग तुमको वो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या तुमने जितना भी इन्वेस्ट किया उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे ना एक ट्रिक है कि अगर तुम्हारा जो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है इज लेस देन 2 करोड़, मैंने अप टू नहीं बोला, मैंने बोला अगर तुम्हारा जो कैपिटल गेन है इज लेस देन 2 करोड़, तब तुम 2 हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने जो बेचा रेसिडेंट LRHP लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर तुमने जो बेचा उससे तुम्हारा 2 करोड़ या उससे ज्यादा का कैपिटल गेन आया तो तुम सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहां पे तुम बोलोगे ठीक है भाई, तब तो मैं ऐसे करूंगा, 100 करोड़ का कैपिटल गेन आएगा, 100 करोड़ रुपया एक नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही खरीद सकते, 2 करोड़ के ऊपर है तुम्हारा कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, तुमको मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 10 करोड़ तक का ही मिलेगा, 10 करोड़ के ऊपर तुमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट क्या है? 10 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, हो सकता है मैं सियाना हूं, टैक्स प्लानिंग कैसे होता है, ये जो एक प्रोविजन पढ़ा हूं इसके पास सारे चीज तुमको, सारे प्रोविजन और जल्दी होंगे। समझो कि मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, कैपिटल गेन आया एक को बेच के, मैंने एक नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, मैं गवर्नमेंट को दिखा दिया, देख भाई मैंने तो खरीद लिया, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद फट से इसको बेच के पैसा कमा लिया। गवर्नमेंट बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने इस हाउस LRHP को बेचा और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा तो 3 साल तक तुम उस हाउस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते।
3 साल तक क्या नहीं कर सकते, उस हाउस प्रॉपर्टी को तुम नहीं बेचोगे। 3 साल के बाद बेचो ठीक है, लेकिन 3 साल तक तुम नहीं बेच सकोगे। अगर तुम 3 साल के अंदर बेच दोगे तो तुमने जितना इन्वेस्ट किया था वो सब डिसअलाउ हो जाएगा और वो पूरा तुम्हारा इनकम मान लिया जाएगा। अब एक चीज समझो, मैंने एक बात बोला था कि ये सेक्शन हो जाएगा ना, सब इजी हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैंने तुम्हें एक बात बोला था कि अगर हम लोग गवर्नमेंट क्या बोला कि तू तेरे को 2 साल का टाइम देता हो, 2 साल के अंदर खरीद ले, लेकिन हम लोग को 31 जुलाई तक तो अपना रिटर्न भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोला हाँ ये बात तो सही है, तो एक काम कर, जब तक तू नहीं खरीदता ना, अपने रिटर्न की डेट के पहले उसको CAGS एक अकाउंट है गवर्नमेंट का, वहां पे ट्रांसफर करवा दे। ठीक है, वहां पे तू ट्रांसफर करवा दे और उसके बाद देखो जब खरीदना होगा तो उसको निकाल के खरीद ले। लेकिन खरीदना कब तक होगा, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर खरीद, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना होगा। अगर उस CGAS अकाउंट के अंदर तेरा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा फुल फॉर्म क्या है CGS का, ठीक है, अगर तुमने 3 साल के अंदर वो CGS का अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया, अनयूटिलाइज रहा, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा एक बार रिपीट करता हूं, 54AC LRHP बेचा, कैपिटल गेन आया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। अगर तुम 2 करोड़ तक का तुम्हारा कैपिटल गेन था तो 2 हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। अगर उसके ऊपर था या 2 करोड़ या उससे ज्यादा था तो एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम डिडक्शन 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, वो 7 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ तक का ही तुमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तुमने जो हाउस प्रॉपर्टी खरीदा उसको 3 साल तक तुम बेच नहीं सकते, ठीक है, वरना पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद इनकम डेट के पहले तक, अगर तुम इनकम डेट के पहले तक अगर तू नहीं डालेगा तो तेरे कैपिटल गेन के अंदर चले जाएगा, टैक्स हो जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ, टैक्स तो पेमेंट कर ही दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट बोला कि अगर तेरा इंटेंशन है खरीदने का तो उसको CGAS अकाउंट में डाल दे। और 3 साल के अंदर, 3 साल क्यों दिया, कंस्ट्रक्शन भी तो करवा सकता हूँ ना मैं, 3 साल का टाइम लिमिट है। तो गवर्नमेंट बोला 3 साल के अंदर तो उसको यूटिलाइज कर लेगा। 3 साल के बाद भी वो CGAS अकाउंट में पड़ा, CGAS अकाउंट में पड़ा रहा तो उसको हम लोग डीम्ड इनकम मान के उसको हम लोग टैक्स कर देंगे कैपिटल गेन के अंदर ही। ठीक है, तो ये सेक्शन 54 था। सेक्शन 54B, बी से क्या याद रखना, बबलू। ठीक है, अरे वो था ना बबलू, अरे कुछ तो था क्या भैया, ऐसा कुछ करके गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि अगर टैडू फ्लेक्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि बबलू 54B में क्या है, अगर हम एक एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हैं, वेदर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड या रूरल एग्रीकल्चरल, नहीं एक सेकंड, हाँ सॉरी, अगर हम लोग एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है ना कि वो जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है वो बेचने के पहले हम लोग 2 साल हम लोग ने उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को यूज किया था। अरे मैं आगे पीछे हो रहा हूँ क्योंकि पूरा वाइट हो जा रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा पीछे बैकग्राउंड, सस्ता कैमरा ब्रो। ठीक है, तो 54B में बबलू क्या एक फार्मर है, वो एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचता है। कब बेच सकता है, अगर उसके पहले उसने 2 साल उस लैंड को यूज कर लिया है। अगर वो उस एग्रीकल्चरल लैंड को बेचता है, उसको बेच के कैपिटल गेन आएगा। उसको अगर वो एक और एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेता है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचेगा जो 2 साल तक यूज किया है, उसको बेच के वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है, वेदर अर्बन या रूरल, कुछ भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है तो उसको हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे। कब तक खरीद सकता है, 2 साल के अंदर खरीदना पड़ता है। जैसे ऊपर था ना 2 साल के अंदर खरीदना पड़ता है, यहाँ पे भी 2 साल के अंदर खरीदना पड़ता है। जैसे ऊपर क्या था, 3 साल तक हम लोग उस लैंड को बेच नहीं सकते या उस हाउस प्रॉपर्टी को, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। 54 में था, यहाँ पे भी वही है कि 3 साल तक तुम लोग उसको बेच नहीं सकते हो। जो रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में तुमने कैपिटल गेन को इन्वेस्ट किया, खरीदा, उसको तुम लोग बेच नहीं सकते। ठीक है, 2 साल तक। और तुमको अपना जो ये है ना अरे जो अनयूटिलाइज अमाउंट है, अगर तुमको 2 साल का टाइम लिमिट मिला, तुमको टाइम लगेगा क्लाइंट खरीदने में, तो CGS अकाउंट में डाल दो। CGS अकाउंट में अगर वो 2 साल तक, क्योंकि यहाँ 2 साल का टाइम सॉरी नॉट सोल्ड विद इन, हाँ ठीक है, अगर उसको तुमने 2 साल तक यूटिलाइज नहीं किया तो उसको हम लोग टैक्स कर देंगे। ठीक है, CGS अकाउंट में अगर 2 साल से ज्यादा पड़ा रहा तो टैक्स कर देंगे। ऊपर में क्या था, 3 साल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम दिया था। यहाँ पे बोला 2 साल के लिए तुमको खरीदना है, तो तुम समझो ना, ऊपर मैक्सिमम अमाउंट कितना टाइम दिया था, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसलिए 3 साल तक CGS अकाउंट में पड़ा रहा, उसके ऊपर गया तो टैक्सेबल। यहाँ पे तो वो कितना टाइम दिया, 2 साल के अंदर खरीदे और 3 साल के अंदर तुमको बेचना नहीं चाहिए, जैसे ऊपर था कंडीशन सेम। इसलिए यहाँ 2 साल का मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया, इसलिए CGS अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में भी 2 साल तक ही रहना चाहिए वो पैसा, उसके ऊपर रहा तो लोग टैक्सेबल कर देंगे, डीम्ड कैपिटल गेन का इनकम मान दिया जाएगा। 54 हो गया, 54B रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया। तो इसके बाद आता है 54D। डी में आता है कि अगर हम लोग अपना लैंड एंड बिल्डिंग मेरा कंपल्सरीली एक्वायर होता है, 45 में नहीं जाते, वैसे ही है
अगर हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरीली एक्वायर होता है, कौन एक्वायर करेगा? गवर्नमेंट एक्वायर करेगा। और वो जो लैंड एंड बिल्डिंग था ना, वो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में था। अगर वो एक्वायर होता है तो गवर्नमेंट मेरे को पैसा देगा, पैसा दिया तो ट्रांसफर के डेफिनेशन में आया, ट्रांसफर के डेफिनेशन में सॉरी, अगर वो ट्रांसफर के डेफिनेशन में आया तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोला अगर तू इस कैपिटल गेन का जो अमाउंट है इसको तू वापस से लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेगा एक अलग अंडरटेकिंग में, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, कहीं भी और नहीं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड टेक ओवर हुआ था बाय गवर्नमेंट, तूने उस कैपिटल गेन, उससे जो पैसा मिला उसको तूने वापस से एक प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। परचेस कब तक कर सकते हैं? 3 साल का टाइम दिया यहाँ पे गवर्नमेंट, एंड वो 3 साल, देख हर जगह है ना, 3 साल के अंदर तू बेच नहीं सकता, 3 साल के अंदर तू बेच नहीं सकता, 3 साल के अंदर तू बेच नहीं सकता, ठीक है। इसका भी सेम कंडीशन है, सीजीएस अकाउंट में डाल दो, और यहाँ मैक्सिमम लिमिट कितना दिया? 3 साल तक तेरे को टाइम दिया गया, तो सीजीएस अकाउंट में भी 3 साल तक रहा, उसके ऊपर रहा तो अनयूटिलाइज मान के कैपिटल गेन के अंदर टैक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 54 ईसी। इट्स अ गुड सेक्शन। 54 ईसी में क्या है ना कि 54 ईसी में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म, यहाँ पे भी ना हम लोग जहां जहां पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम लोग 54 में भी लॉन्ग टर्म पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, 54 ईसी में भी वही है कि अगर हम लोग एक उसमें ना 54 डी में कोई लॉन्ग टर्म का बात नहीं था, वहां पे सिर्फ बात था लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर हुआ, लॉन्ग टर्म का कुछ बात नहीं था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है, क्यों? इन्वेस्टमेंट में बोल ही नहीं सकता, पर एक्वायरिंग में भी वो नहीं बोला था। तो 54 ईसी के लिए मैंने ये चार्ट बना के रखा था, क्लास में बनाया गया था। तो 54 ईसी में क्या है ना कि अगर हमने एक लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, ठीक है, उससे मेरे को कैपिटल गेन हुआ, और उस कैपिटल गेन को इस बार हम लोग कोई लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, 54 डी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, 54 ईसी में भी लैंड एंड बिल्डिंग, पर लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, ठीक है, या दोनों बेच दिया, लॉन्ग टर्म एक लैंड उसके ऊपर बिल्डिंग था, दोनों बेच दिया, उससे मेरे को कैपिटल गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। एलटीसीजी, एलटीसीजी किस सेक्शन में आएगा? 112 में आएगा। 112 ए में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें 2 सिक्योरिटीज है, शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ऐसा रिलेट करते जाओ, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग बेचने के बाद, ठीक है, लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उसको हमने स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनएचएआई के सिक्योरिटीज, रेलवे फाइनेंस के सिक्योरिटीज में, इन सब में अगर इन्वेस्ट किया विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, और मैक्सिमम 50 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा। अगर मेरा कैपिटल गेन 1 करोड़ है तो मेरे को कैपिटल गेन 1 करोड़ होगा, इसमें से मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं? सिर्फ 50 लाख। कब तक इन्वेस्ट कर सकता हूं? 6 महीना के अंदर। 6 महीना के अंदर कहां इन्वेस्ट करूंगा? गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड, और वो भी स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड, प्लस उसको हम लोग 5 साल तक बेच नहीं सकते, 5 साल तक ना उस गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच सकते हैं, ना उसको वो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ना लीज वगैरह, क्या बोलते हैं उसको? मॉर्टेज बोलते हैं क्या? अरे प्लेज कर सकते हैं हम लोग, उसको प्लेज नहीं कर सकते, किसी भी बैंक के, किसी बैंक पे उससे लोन नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या बोला? लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, कैपिटल गेन आया, मैक्सिमम 50 लाख तक का अमाउंट 6 महीना के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड के, उस स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड को 5 साल तक बेच नहीं सकते, 5 साल तक प्लेज नहीं कर सकते, ठीक है, यही लिखा हुआ है। उसके बाद 54F, 54F क्या है? 54F बोलता है, देख हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग बेच लिए, वहां पे 54 में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच लिए, 54B में बबलू एग्रीकल्चरल लैंड बेच लिए, 54D में लैंड एंड बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल उसमें लोकेटेड था, सभी तो बेच लिए। अब बोलता है कि एनी लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एनी लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब लैंड बिल्डिंग कुछ भी आ सकता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। 54F में बात हो रहा है कि अदर देन लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, LRHP, अगर 54F में बोलता है कि अदर देन, इसको नहीं, इसके सिवा, अदर देन LRHP, अगर हम लोग कुछ बेचते हैं और उसको इन्वेस्ट करते RHP में, RHP मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, कंफ्यूज मत हो, 54 में क्या था? LRHP बेच के RHP में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे LRHP नहीं बेच रहे, उसके सिवा कुछ भी बेच रहे हैं और उसको हम लोग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 54B में तुम बोलोगे यही तो हो रहा है भाई, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी बेच, नहीं, वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे, पर इन्वेस्ट भी लैंड एंड बिल्डिंग में ही हो रहा है, और वो भी इंडस्ट्रियल में बेचे थे, इंडस्ट्रियल में बिका था, तो इंडस्ट्रियल लैंड में ही, इंडस्ट्रियल जो एरिया था ना उसी में हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। उसी तरह रूरल एग्रीकल्चर लैंड में भी, रूरल एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना पड़ेगा, वेदर रूरल और अर्बन, ठीक है। बट 54 में बोल रहा है तुम LRHP नहीं बेच रहा, उसके सिवा कोई भी एसेट बेच रहा है और उसको इन्वेस्ट कहां कर रहा है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में,
उसका सिर्फ बाकी सब सेम कंडीशन, परचेज 1 साल के पहले हो गया जो 54 में था, या 2 साल के अंदर परचेज कर लो, या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लो, 3 साल तक का तुमको टाइम लिमिट पर तुमको बोला जाएगा 3 साल के अंदर तुम उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। CGS अकाउंट में रखो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 3 साल के ऊपर गया तो अनयूटिलाइज मान के उसको टैक्स कर लेंगे CG के अंदर। पूरा 54 का पूरा कॉमन है। बस यहाँ पे क्या है कि LRHP बेचेंगे, LRHP के सिवा बाकी कुछ भी बेचेंगे लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है, और उससे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। कंडीशन ये है ना, इस पे एक और कंडीशन है कि जब हम लोग इसको बेचेंगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उस गोल्ड बेचे, सिल्वर बेचे, सिल्वर यूटेंसिल्स पे कैपिटल गेन नहीं लगता, याद करो, ठीक है, सिल्वर बार्स बेचे, सिल्वर गोल्ड बार्स बेचे, ठीक है, कार बेचे, नहीं लगेगा रे बाबा, कार डिप्रिशिएटिंग एसेट है, वो पर्सनल इफेक्ट याद करो, तो उस पर भी नहीं लगेगी। गलती मैंने किया इसलिए मैं बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको सेम IFOS में ही गलती किया था, तो ये गलती रिपीट मत करना, ठीक है। कार इज नॉट एन कैपिटल एसेट, कार, वॉशिंग मशीन, टीवी डिप्रिशिएटिंग एसेट है, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने इसको LRHP के सिवा कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचा, लेकिन पॉइंट ये है ना कि जब मैं इसको बेचूंगा ना, तो उस टाइम पे मेरे पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता, एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता, एक एटलीस्ट, मतलब शुड नॉट ओन मोर देन, मतलब तेरे पास 0 हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन 2 हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। 54F कंप्लाई करते टाइम, ठीक है, सब कुछ कवर। अब तो भाई चिंदी, अब कुछ चैप्टर ही नहीं बचा, मैं बताता हूं, ठीक है। अब 5-6 मिनट का गेम है, बस खत्म करते हैं इसको। स्लम सेल थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट, वरना सब खत्म है। उसके बाद ना एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ 112A। 112A मैंने तुम्हें बताया ना पहले, क्या था ना कि गवर्नमेंट में, तुमको एक कहानी बताता हूँ, थोड़ा टाइम लंबा जाएगा, तुमको स्वतः सुनो तो स्किप कर लो, 30 सेकंड स्किप करो, 30 सेकंड, ठीक है, 3 बार टैप करो, 6 बार टैप करो, अगर डबल टैप होता है ना। तो कहानी ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कॉन्सेप्ट वाला बात है कि गवर्नमेंट पहले क्या चाहता ना, इंडियन गवर्नमेंट चाहता था कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत डाउन था, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जब डाउन था ना, तो एक सेकंड ना, हाँ, जब इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा था ना, तो गवर्नमेंट चाहता कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला ना कि तुम लोग इन्वेस्ट करो, फ्रीली इन्वेस्ट करो और बेचो, तुम लोग जो भी बेचोगे ना, उस पर तुमको जो भी गेन होगा फ्री, कोई टैक्स नहीं लगता था, लिटरली 0 टैक्स लगता था। फिर गवर्नमेंट बजट पे 1 फरवरी या 31 मार्च को शायद उस टाइम बजट आता था, जो भी 2019 के लिए जो बजट लाया ना, 19-20 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 फरवरी को, तो उस 1 फरवरी को जो बजट आया, मानता 1 फरवरी को अगर बजट आया था उस टाइम, तो 1 फरवरी को बोला गया कि अब से टैक्स करेंगे, तुम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे मार्केट में, सेल करोगे तो कैपिटल गेन लगाएंगे, या PGBP एज द केस में भी, ठीक है, PGBP तो लगता था, तुम लोग अगर नॉर्मल इन्वेस्टर्स हो जिसका रेगुलर धंधा नहीं, अगर तुम लोग सेल वेल करते हो तो हम लोग इस पर टैक्स करेंगे। तो पूरा मार्केट भौखला गया। अब मार्केट पूरा, अब क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा भाई। 2-3 लाख के इन्वेस्टर्स के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन तू समझ, जो 10-10, 20-20, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, उनको सपोज 200-300 करोड़ का फायदा होता, तो पहले 200-300 करोड़ एग्जाम था, अब गवर्नमेंट बोला कि 200-300 करोड़ पूरा टैक्स करेंगे, तो गवर्नमेंट पूरा चाप में। उसके बाद गवर्नमेंट बोला कि जा भाई तू लोग 1 लाख का फायदा ले, भाई 100 करोड़ में मैं 1 लाख का फायदा लेके क्या करूंगा, 99 करोड़ 99 लाख मेरा टैक्सेबल होगा, मैं 1 लाख का बेनिफिट लेके क्या करूंगा। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ आया, क्योंकि इससे क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट बहुत रैपिडली नीचे जाता, ये न्यूज के बाद और गया, तो इससे विड्रॉ होते और स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जाता। बड़े इन्वेस्टर तो नुकसान झेल भी लेते, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत मुश्किल में आ जाते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैंने ये लॉ तो लाया, ठीक है, पर ये लॉ जो 1 फरवरी को जो मैंने बजट लाया, इस पे गवर्नमेंट बोला कि एक चीज समझो, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, 31/1/2018 बजट के 1 दिन पहले का, ये लोग ने टाइम लिमिट वो रखा, वो स्लैब कि वो टाइम लिमिट तक, उस टाइम लिमिट तक या उसके पहले, ठीक है, उस टाइम लिमिट के पहले अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो 10-10 साल से 5-5 साल से करके रखे, तो वो लोग को बोला गया ठीक है सुनो, हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग जब सेल करोगे ना तो टैक्स तो लेंगे, लेकिन पूरी अमाउंट पे टैक्स ही लेंगे। सुनो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, तुम लोग सपोज 2018 में, तुम लोग सपोज 2010 में खरीदे थे 100 करोड़ रुपए उस चीज को, और आज 31 मार्च 2018 31/1/2018 पे उसका मार्केट वैल्यू
या कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट, जो भी हायर रहेगा ना उसको तुम लोग COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल के माइनस कर लेना अपने FVOC से। तो ये थोड़ा सा पूरी तरह रिलीफ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिला। सपोज मैंने 2010 में इन्वेस्ट किया था 100 करोड़ और आज उसका वैल्यू 300 करोड़ है, ठीक है, 31 मार्च को, और मैंने उसको 1 अप्रैल में बेचा सपोज 400 करोड़ में, तो मेरे ऊपर 400 करोड़ का टैक्स लगेगा। 31 मार्च में मेरा FMV क्या था, मेरा FMV क्या था 300 करोड़, तो 100 करोड़ मेरा कॉस्ट था, FMV कितना था 31 मार्च पे 300 करोड़, तो 300 करोड़ का मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा और 400 करोड़ मेरा FVOC होगा, तो लेस कर देंगे तो मेरा ये लग जाएगा। और इंडेक्सेशन भी लगेगा, उसके बाद 2 3 4 साल तक तुमने होल्ड करके रखा तो इस पे इंडेक्सेशन भी हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तुमको समझ आएगा। सपोज यहाँ पे 4 एग्जांपल्स है मेरे बुक में, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। सपोज तुम समझो तुमने 1 जनवरी 2017, ठीक है, तुमने सपोज 1 जनवरी 2017 को 100 रुपया पे खरीदा था और 31 मार्च 2018, क्योंकि 31 मार्च उसका स्लैब वो लिमिट है, वो मतलब बाउंड्री है, 31 मार्च तक तुम्हारा कॉस्ट FMV देखा जाएगा। 1 जनवरी 2017 को खरीदा था, 1 साल पहले, कॉस्ट था 100 रुपया। आज 31 मार्च को उसका FMV है 200 रुपया और तुम उसको बेच रहे हो सपोज अप्रैल में, ठीक है, और उसको तुम बेच रहे हो सपोज करो 250 रुपया में। तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट 200 रुपया था, 31 मार्च को FMV क्या था 100 रुपया कॉस्ट था, 200 रुपया FMV था 31 मार्च को, विद हायर FMV लेंगे, माइनस करेंगे 250 से, तो सिर्फ 50 रुपया मेरा कैपिटल गेन आएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि मेरा कॉस्ट 100 रुपया था, मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू था ना वो था सपोज कर तू 200 रुपया और मैंने उसको बेचा 150 रुपया में। किस पे बेचा, 150 रुपया में। हाँ देख, यहाँ पे 100 रुपया मेरा कॉस्ट था, फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपया था, और मैंने जब उसको सेल किया ना अप्रैल में तो उसका वैल्यू जो था वो 150 रुपया था। तो मेरा जो कैपिटल गेन आएगा ना, कैपिटल गेन, इट विल बी निल। तुम बोलोगे क्यों भाई निल, मेरा FMV 200 रुपया था, मैंने उसको बेचा 150 में, तो मेरा कैपिटल लॉस आया। गवर्नमेंट मैं तेरे को लॉस का बेनिफिट नहीं देने वाला, मैं तेरे को किसी भी हालत में लॉस का बेनिफिट, अगर तेरा FMV से नीचे आ गया ना, तू जब सेल किया, तो मैं तेरे को लॉस का बेनिफिट नहीं दूंगा। थर्ड कंडीशन सुनो, 100 रुपया कॉस्ट, 50 रुपया फेयर मार्केट वैल्यू, और मैंने उसको बेचा 150 पे, तो विच एवर इज, क्या बोला था मैंने, याद करो, हायर। तो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू 50 रुपया था और मेरा कॉस्ट 100 रुपया था, तो मेरे को 100 रुपया लेना होगा। मैं ये क्योंकि विच एवर इज हायर लेना पड़ता है, तो हायर क्या था 100 रुपया, और मैंने बेचा कितना 150 रुपये में, तो 50 रुपये का कैपिटल गेन। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू मेरे कॉस्ट से नीचे गया था, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू लेकिन विच एवर इज हायर लेना था, कॉस्ट या FMV विच एवर इज हायर ऑन द डेट ऑफ FMV, ठीक है। अब हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे इक्विटी शेयर्स के एक और केस लेते हैं। ये बहुत अच्छा केस है कि अगर मेरा कॉस्ट 100 रुपया था और मेरा फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपया था, लेकिन मैंने उसको बेचा सिर्फ 50 रुपया में, तो यहाँ पे मेरे को गवर्नमेंट, मैं क्या बोला, लॉस गवर्नमेंट मिनिमाइज करना चाहता है, ठीक है। लॉस के केस में याद रखना, बाकी तुम लोग कर लोगे, लेकिन लॉस के केस में याद रखना, दो केस में वापस रिपीट करता हूँ। 100 रुपया कॉस्ट था, FMV 200 रुपया था और बेचा सिर्फ 150 में, तो FMV के नीचे बेचा, कंसिडर नहीं होगा, कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, कॉस्ट और FMV, तो 50 रुपया, तो सॉरी कॉस्ट को भी कंसिडर नहीं करेंगे। FMV के नीचे बेचा ना, FMV के नीचे अगर बेचा तो जो भी अमाउंट रहेगा, लॉस पे बेचा हम लोग ने, FMV के नीचे बेचा, जो मेरा FMV होना चाहिए, तो भले ही कॉस्ट से ऊपर बेचा, लेकिन FMV के नीचे बेचा, तो FMV के नीचे बेचा तो कोई कैपिटल गेन नहीं कंसिडर किया जाएगा। वहीं पे कॉस्ट FMV, पहले केस में क्या था, FMV ज्यादा था कॉस्ट से, लेकिन सेकंड केस जो मैं बता रहा हूं उसमें FMV कम हो गया, 100 रुपया कॉस्ट, 50 रुपए FMV, लेकिन कॉस्ट पकड़ेंगे, और मैंने अगर उसको 150 रुपए में बेचा तो कॉस्ट और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, FMV को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। एक दो बार तुम इस वीडियो को सुनना, तुमको समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब स्लम सेल पे आता है। स्लम सेल तुम लोग मैक्सिमम सीखोगे PGBP में, क्योंकि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ स्लम सेल पे कैपिटल गेन कब लगता है। कैपिटल गेन लगने के लिए अगर तुम लोगों ने PGBP किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ तो सुन लो, याद रखना, इसको लिख के रख लो। कैपिटल गेन तभी लगेगा, दो कंडीशन है कैपिटल गेन लगने के लिए। सब लोग जब भी स्लम सेल का बात कर रहे हैं, स्लम सेल का मतलब नहीं एक एसेट उड़ा के बेचे, 2 एसेट उड़ा के बेचे, 1 बेचा, 2 बेचा, 3 बेचा, नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है कि पूरा का पूरा अंडरटेकिंग, पूरा का पूरा बिजनेस ही बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्लम सेल का कॉन्सेप्ट आता है। स्लम सेल का सेक्शन है 50B। स्लम सेल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि पूरा का पूरा अंडरटेकिंग, पूरा का पूरा बिजनेस ही अगर हम लोग बेच देते हैं
तो स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत अलग तरीके से कंप्यूट होता है, यहाँ पे इंडेक्सेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्लम सेल के केस में, ठीक है। अब तुम लोग समझो, स्लम सेल मतलब समझ गया कि पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया। अब जब हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस बेचते हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्लम सेल। अब स्लम सेल तुम लोग पीजीबीपी में सीखोगे, लेकिन स्लम सेल के लिए कंडीशन है कि कैपिटल गेन कब लगेगा। कैपिटल गेन दो कंडीशन में लगता है। अगर मैंने पूरा का पूरा अंडरटेकिंग बेच दिया, मतलब मेरे पास एसेट नहीं है, जीरो एसेट, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन लगेगा। या फिर मेरे पास एसेट है, लेकिन जो मेरा WDV है ना, सपोज मेरे पास 10 एसेट है, मैंने उसमें से 8 बेचे और उन 10 एसेट का दाम 10 लाख था, ठीक है। टोटल WDV 10 लाख था। मैंने जब 8 एसेट बेचे ना, तो पूरा WDV जीरो हो गया। तो 2 एसेट भले ही बचे, मतलब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मेरा WDV जीरो है, तो कैपिटल गेन लग जाएगा। भले मेरे पास एसेट बचे लेकिन WDV जीरो है। तो दो कंडीशन क्या है, या तो मेरे एसेट जीरो हो गए, पूरे के पूरे अंडरटेकिंग बेच दिए, या मेरे पास एसेट बचे लेकिन मेरा जो WDV रिटर्न ऑन वैल्यू है वो जीरो हो गया, तब कैपिटल गेन लगेगा। पीजीपी में ये चीज समझोगे। अब यहाँ पे एफबीओसी वही होगा जो हम लोग सेल कंसिडरेशन करेंगे, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी हम लोग करते हैं, तो लेस सेल कंसिडरेशन आया, उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे वो नहीं है जिसपे हम लोग अक्वायर किए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अक्वायर डिफरेंट अमाउंट पे किए, तो डिफरेंट अमाउंट पे इंडेक्सेशन लगाएंगे, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं, नेटवर्थ। अब व्हाट इज नेटवर्थ, तुम लोग ने सुना ही होगा। नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर कैपिटल रिजर्व्स को हटा दो, उसके सिवा जो बचा माइनस लाइबिलिटीज करेंगे तो हम लोग का नेटवर्थ आएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज माइनस एसेट का जो पूरा पोर्शन है, एक्सेप्ट क्या एक्सक्लूड कर दिया, शेयर कैपिटल रिजर्व्स को एक्सक्लूड कर देंगे, तो उससे हम लोग का आ जाता है नेटवर्थ, ठीक है। तो हम लोग का जो नेटवर्थ रहता है ना, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। यहाँ पे नो इंडेक्सेशन। एक और चीज याद रखना, अगर हम लोग कोई भी रिवैल्यूएशन किया होगा, अगर तुम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स किया होगा तो रिवैल्यूएशन करते हैं। क्यों रिवैल्यूएशन होता है, कुछ दो मेथड्स होते हैं। अगर तुम लोग ने AS10 पढ़ोगे ना, AS10 PP के बारे में बात करता है, PP AS26 में से कॉस्ट मेथड फॉलो होता है इंटेंजिबल एसेट के केस में, लेकिन AS10 में ना तुम लोग या तो कॉस्ट मेथड फॉलो कर सकते हो, रिवैल्यूएशन मेथड का काम क्यों होता है, रिवैल्यूएशन मेथड बोलता है कि हम जो फेयर मार्केट वैल्यू ना उस पर वैल्यू करेंगे कि मेरा जो अमाउंट है WDV और फेयर मार्केट वैल्यू, उस पर कोई फर्क ही ना रहे, कोई फर्क रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो WDV यहाँ होता है, यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू रहता है उसी पे हम लोग वैल्यू करते हैं। तो रिवैल्यूएशन मतलब होता है उसको अपने दाम पे लेके जाना या उसको नीचे करना, ठीक है। जनरली अपर रिवैल्यूएशन होता है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है। तो हम लोग कुछ भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, उन दोनों केसेस में हम लोग इग्नोर करेंगे। रिवैल्यूएशन अगर किया होगा क्वेश्चन में, तो रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड किया है तो लेस कर देंगे, डाउनवर्ड किया है तो ऐड कर देंगे जिस भी एसेट पे अक्वायर किया है। उसी तरह अगर एक लोन लिया है और मेरे पास 3 यूनिट्स है ABC, और मैं सिर्फ यूनिट 1 बेच रहा हूं, मतलब पूरा एक अंडरटेकिंग यूनिट 1 पूरा बेच देता हूं, ठीक है। मेरा 3 बिजनेस है, उसमें से यूनिट 1 बेच दे रहा हूं, उसमें से मैंने 100 करोड़ का लोन लिया है, जिसमें से सिर्फ 30% यूनिट 1 के लिए लगा है। तो नेटवर्थ जो हम लोग कंसिडर करेंगे ना, तो 100 करोड़ नहीं लेंगे लाइबिलिटी पे, हम लोग सिर्फ 30%, 30 करोड़ लेंगे। जितना पोर्शन ऑफ लाइबिलिटी इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, इस उतना अंडरटेकिंग के लिए लगा, उतनी ही लाइबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा। तो नेटवर्थ मतलब लोग समझिए, रिवैल्यूएशन इग्नोर करना है एसेट के केस में। जितना लाइबिलिटी एक पर्टिकुलर यूनिट, जिस यूनिट को बेचे उस यूनिट के पूरा अंडरटेकिंग के लिए लगा, उतना ही कंसिडर करेंगे। शेयर कैपिटल रिजर्व को इग्नोर करना है, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। अगर मेरा नेटवर्थ निल आता है या मेरा नेटवर्थ नेगेटिव आता है, नेटवर्थ नेगेटिव आया मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी की है तो नेगेटिव आया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, ठीक है। हमेशा याद रखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, नेगेटिव कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेनिफिट छीन नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मेरा कॉस्ट लाइबिलिटी साइड ज्यादा आ रहा है किसी कारण से, ठीक है, हाँ एसेट माइनस लाइबिलिटी की, और मेरा 100 करोड़ नेगेटिव आ रहा है और मेरा कैपिटल गेन 200 करोड़ है, तो मेरा 200 करोड़ और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 100 करोड़, क्योंकि नेगेटिव आया ना, 300 करोड़ कैपिटल गेन नहीं लेंगे। कॉस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निल ले लेंगे। और कुछ बचा नहीं, और एसेट के अंदर स्टॉक इन ट्रेड वगैरह सब आता है, मैंने तुम्हें सब बता दिया, ठीक है। ऑन विच डिडक्शन 35D कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ एसेट। हाँ, अगर तुम लोग पीजीबी पढ़ोगे ना, पीजीबी में आएगा सेक्शन 35AD आएगा। 35AD में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 35AD में जिसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसपे 100% डिडक्शन ऑलरेडी ले लिया है, जिस एसेट पे 100% डिडक्शन ले लेते हैं ना, उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे यहाँ पे, उसका हम लोग वैल्यू निल पकड़ के अज्यूम करके करेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग पढ़ोगे कैपिटल एसेट में प्लांट एंड मच, कोई भी कैपिटल एसेट आता है, जैसे मेरे को याद है कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, पीजीपी का कोल्ड स्टोरेज, स्लरी ऑयल पाइप्स, शुगर केन का वेयर हाउसिंग किए, बी का या वैक्स उससे क्रिएट किए, ठीक है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन,
हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर अगर वो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, या अफोर्डेबल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, स्लम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट तो बता दिया, ये सारे के अंदर 35D के अंदर ये लिखा है, तो ये सब छोड़ो। अब नेटवर्थ के अंदर दो चीज़ है, एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का तो डिप्रिसिएशन नहीं होता, एसेट का डिप्रिसिएशन होता है। एसेट का डिप्रिसिएशन दो चीज़ है, अगर डिप्रिशिएबल एसेट है, डिप्रिसिएशन मतलब लैंड, बिल्डिंग, लैंड कान के नीचे बजाऊंगा बेन स्टोक्स, ठीक है, लैंड अप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है, लैंड छोड़ दो, बिल्डिंग, कुछ भी बिल्डिंग, मशीनरी, कार वगैरह जो भी मेरा एसेट है, डेप्रिशिएटिंग एसेट के ऊपर हमेशा WDV अप्लाई होगा। नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं होगा। नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड, एसेट वगैरह, कैश वगैरह, ठीक है। तो जैसे डेटर वेटर के ऊपर हम लोग जो भी बुक वैल्यू रहेगा उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन बाकी सारे डेप्रिशिएटिंग एसेट के केस में WDV अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी रेट लेंगे ना वो एज पर PGBP रहेगा। जैसे इंटेंजिबल के ऊपर रेट कितना है, मेरे समय से पूछे इंटेंजिबल, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस है मेरे क्लास में, वहां पे अगर तुम बैठोगे तुमसे इंटेंजिबल ही पूछा जाएगा। 25% कंप्यूटर के केस में, प्लांट एंड मशीनरी 15%, बिल्डिंग 10% था, ठीक है, फर्नीचर वगैरह 10% था। तो ऐसे जो PGBP रेट रहेंगे वहीं पे यहाँ पे वही डेप्रिसिएशन मारेंगे। क्रक्स यही है, डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर WDV, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर कोई बुक वैल्यू जो रहेगा, और एसेट का लाइबिलिटी का बुक वैल्यू रहेगा टू द एक्सटेंट जितना लोन या जो भी लाइबिलिटी इस यूनिट से कनेक्टेड है जो हम लोग बेच रहे हैं। अब FVOC याद रखना, FVOC क्या लेंगे, जो अमाउंट हमने दिया, FMV सपोज 2 FMV है, ठीक है, एक होता है जो एसेट हम लोग ट्रांसफर किया या जितना कंसिडरेशन मिला। अगर कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन द एसेट गिवन, एसेट 100 करोड़ का था, कंसिडरेशन 150 करोड़ मिला, FVOC 150, कंसिडरेशन 100 करोड़ मिला, कंसिडरेशन से 50 करोड़ मिला, लेकिन एसेट का वैल्यू जो अंडरटेकिंग बेचे उसका वैल्यू 100 करोड़ था, तो 100 करोड़ लेंगे। याद रखना हर जगह यही हुआ, 50C में भी हुआ, 50CA में भी यही हुआ, स्लम सेल में भी यही हो रहा है, ठीक है। SC सेल कंसिडरेशन अगर लेस है SDV से या FMV से, तो FMV लेना है, ठीक है। दैट्स इट। कैपिटल गेन पूरी तरह एग्जॉस्टिव, पूरा मक्खन की तरह क्लियर है। प्लीज 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 लीव अ फीडबैक इन कमेंट्स लाइक यू डिड इन हाउस प्रॉपर्टी। और हाँ, मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज जस्ट लीव अ फीडबैक इन कमेंट्स कि व्हाट कैन आई इंप्रूव, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज, इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, लिटरली कॉन्फिडेंस देता है ब्रो। तो प्लीज लीव अ फीडबैक, एंड इफ यू हैव वॉच्ड टिल हियर, थैंक यू, एंड इट्स बेनिफिशियल। मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने देखा ना उनको फायदा पक्का होने वाला है। थैंक यू, दैट्स इट, जय श्री राम। फिर मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टाटा, टिल देन।